ड्रामा की शुरुआत में हम मुख्य अभिनेत्री योगी को टीवी पर अपने पसंदीदा धावक को जीतते हुए देख खुशी से झूमते हुए देखते हैं। उसकी माँ उसे बुलाती है और कहती है कि इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है और उसे बाहर दौड़ने जाना चाहिए। योगी बाहर जाती है और दौड़ना शुरू करती है। हमें पता चलता है कि वह भी एक लंबी दूरी की धावक लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। मुख्य अभिनेता और उसका दोस्त गिलोन उसकी दौड़ का समय नोट करता है। वह पूछता है कि वह खुद पर इतना दबाव क्यों डाल रही है। वह बताती है कि उसके माता पिता ने वादा किया था कि अगर उसने 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी की तो वे उसे एक साइकिल दिलाएंगे। जब वह गिलोन से अपना समय पूछती है तो वह 17 मिनट 59 सेकंड बताता है। योगी बहुत खुश हो जाती है। उसने उम्मीद से बहुत पहले दौड़ पूरी कर ली थी। गिलोन उसे अपने कंधे पर उठाता है और घर ले जाता है। घर पर योगी खाना खाते समय अपनी मां को टाइमर दिखाती है, लेकिन उसकी मां उसे नजरअंदाज कर देती है। निराश होकर योगी मेज से उठकर सोफे पर गुस्से में बैठ जाती है और कहती है कि अगर उनका साइकिल देने का इरादा ही नहीं था तो वादा क्यों किया। उसकी मां चाय का कप मांगती है और उसे देते समय योगी की नज़र मेज पर पैसों वाले लिफाफे पर पड़ती है। पैसे देखकर योगी खुश हो जाती है कि यह उसकी साइकिल के लिए है। उसके पिता कहते हैं कि उसके चाचा उसके और गिलोन के जन्मदिन पर एक जैसा उपहार भेजेंगे। योगी फिर से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसने पहले ही बता दिया था कि वह गिलोन के साथ अपना जन्मदिन नहीं मनाएगी। दुखी होकर गिलोन बिना खाना खाए चला जाता है। योगी की माँ उससे बात करती है और बताती है कि गिलोन बचपन से उसका पड़ोसी है और वे हमेशा से बहुत करीबी दोस्त रहे हैं, यहाँ तक कि उनका जन्मदिन भी एक ही दिन आता है। वह योगी को सलाह देती है कि गिलोन के साथ ऐसा व्यवहार न करे क्योंकि वह उसकी वजह से बिना खाए चला गया है। हम गिलोन को ऊपर अपने कमरे में पढ़ते हुए देखते हैं। अचानक उसे खिड़की से बंदी बेल्ट खींचने की आवाज़ आती है। योगी नीचे है। वे अक्सर इसी तरह बात करते हैं। योगी एक टोकरी में खाना और एक पत्र भेजती है जिसमें लिखा होता है कि वह अपना गुस्सा खाने पर न निकाले और साइकिल खरीदने में उसका साथ दे। अगले दिन गिलोन मुस्कुराता है और खाना शुरू करता है। अगले दिन वे साइकिल खरीदने जाते हैं। रास्ते में वे अपने दोस्तों हान और मिलिन से मिलते हैं। दुकान पर योगी एक गुलाबी साइकिल खरीदती है। हान उसके साथ अजीबोगरीब पोज में बेवकूफ़ी भरी तस्वीरें लेता है, जिससे योगी को गुस्सा आ जाता है और वह उसे मारती है। इस हाथापाई के दौरान कोई योगी की साइकिल चुराकर भाग जाता है। सब उसका पीछा करते हैं, लेकिन योगी चोर के बराबर दौड़ती रहती है। चोर एक स्कूल पहुंचता है और पूछता है कि क्या वह लंबी दूरी की धावक है। वह पुष्टि करती है कि वह कभी नहीं थकती। किसी तरह योगी साइकिल के पीछे चढ़ जाती है और उसे रुकने के लिए कहती है। एक क्लास के अंदर एक लड़का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। शोर सुनकर वह बाहर देखता है और गलती से गलत केमिकल्स मिला देता है, जिससे एक धमाका होता है और लैब की खिड़की टूट जाती है। नीचे योगी साइकिल से गिर जाती है और टूटे हुए कांच से उसके पैर में कट लग जाता है। दोस्त उसे अस्पताल ले जाते हैं जबकि चोर साइकिल लेकर भाग जाता है। घर वापस आने पर योगी के पैर पर पट्टी बंधी होती है। उसकी मां अखबार में एक लड़के के बारे में पढ़ती है जो चुपके से स्कूल में घुस गया और लैब में आग लगा दी, जिसके कारण उसे निकाल दिया गया। योगी बताती है कि इसी घटना की वजह से उसे चोट लगी है। उसकी मां चली जाती है और योगी अकेली होती है। तभी गिलोन की मां का फोन आता है कि वह नहीं आ सकती। इस बीच गिलोन अपनी मां के लिए खाना तैयार करता है। योगी उससे मिलने जाती है और बताती है कि उसकी मां नहीं आ सकती, जिससे वह थोड़ा उदास हो जाता है। वह उससे खाना बर्बाद न करने के लिए कहती है। वह समझाता है कि वह इसे फ्रिज में रख रहा है। खाना देखकर योगी को भूख लगती है और वह उसे खाने देता है। वे साथ में खाना खाते हैं। गिलोन को पसंद करने वाली एक लड़की हुई वहां आती है। गिलोन पूछता है कि हुई वहां क्यों है और वह झूठ बोलती है कि वह केवल योगी के घायल पैर को देखने आई है। वह ड्रिंक्स लाती है, लेकिन जब वह उन्हें रखने जाती है गिलोन बाहर निकल जाता है। हुई तुरंत पीछे जाती है, लेकिन योगी उसे रोक देती है और वॉशरूम जाने के लिए मदद मांगती है। इस दौरान योगी कुछ ऐसा कहती है जिससे हुई चिढ़ जाती है और गुस्से में चली जाती है। चिढ़कर वह गिलोन की साइकिल का टायर पंक्चर कर देती है। अगली सुबह योगी को निकलना होता है। गिलोन उसे साइकिल पर ले जाना चाहता है, लेकिन टायर सपाट है। योगी कहती है कि वह अकेले जा सकती है, लेकिन गिलोन उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है। रास्ते में योगी उससे हुई के प्रति दयालु रहने के लिए कहती है, ये जानते हुए कि वह उसे पसंद करती है। छुट्टियां खत्म होने के बाद सभी स्कूल लौटते हैं।
हान तुरंत योगी की अजीबोगरीब तस्वीरों के साथ उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है। क्लास में सब उस पर हंसते हैं और जब योगी तस्वीर छीनने की कोशिश करती है तो हेडमास्टर आते हैं और क्लास मॉनिटर को खड़े होने के लिए कहते हैं। योगी मॉनिटर है। हेडमास्टर सवाल करते हैं कि जब उसके नंबर कम हैं तो उसे क्यों चुना गया। योगी समझाती है कि पढ़ाई के अलावा वह बाकी सब चीज़ों में माहिर है और इस पद की हकदार है। हेडमास्टर गिलोन की ओर इशारा करते हैं, जो बहुत मेहनती है, और कहते हैं कि उसे मॉनिटर होना चाहिए। हान असहमत होते हुए कहता है, गिलोन पहले से ही बहुत मदद करता है, उसे और जिम्मेदारी देना नाइंसाफी होगी। क्लास में एक नया लड़का जेन आता है, जो दूसरा मुख्य अभिनेता है। वह इतना सुंदर है कि सब उसे देखने लगते हैं। वह योगी के पास बैठता है, जो अपना परिचय मॉनिटर के रूप में देती है और उसे कुछ भी जरूरत होने पर पूछने के लिए कहती है। खेल के मैदान पर जब जेन खेलता है तो सभी छात्र उसे देखने के लिए जमा हो जाते हैं। हान बताता है कि जेन वही छात्र है जिसने अपने पुराने स्कूल में लैब ब्लास्ट किया था और उसे निकाल दिया गया था। अब यहाँ शामिल होने पर योगी आग बबूला हो जाती है और जेन का सामना करती है। गुस्से में जाने से पहले अपने पैर की चोट के बारे में चिल्लाती है। जेन उसे अपनी पीठ पर उठाता है और स्कूल के डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसके पैर की जांच करते हैं और जब उसे दर्द महसूस होता है तो जेन सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वह उसे जोर से काट लेती है। डॉक्टर योगी को कुछ हफ्तों तक आराम करने की सलाह देते हैं, लेकिन वह 2 हफ्तों में दौड़ लगाने की जिद करती है क्योंकि टॉप 3 में आने पर उसे 10 अंक मिलेंगे। डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि दौड़ना उसके करियर को खत्म कर सकता है। योगी उदास होकर चली जाती है। जेन पूछता है कि 10 अंक क्यों मायने रखते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि वे कॉलेज में दाखिले के लिए महत्वपूर्ण हैं। स्कूल के बाद सब घर की ओर निकलते हैं। जेन योगी और गिलोन से कहता है कि वे कल मिलेंगे, जिससे योगी और चिढ़ जाती है। वह उसे याद दिलाती है कि उसने उसकी चोरी हुई साइकिल और पैर की चोट के लिए कभी माफ़ी नहीं मांगी और उसे सबक सिखाने का वादा करती है। घर पर गिलोन अपने पिता से बात करता है। उसकी माँ जापान में काम करती हैं। उनके नए क्लास टीचर कोंग छात्रों की स्थिति समझने के लिए उनके घर जा रहे हैं। इसी बीच योगी अपनी माँ को बताने ही वाली होती है कि वह दौड़ नहीं सकती, तभी टीचर कोंग आते हैं और योगी के ग्रेड्स पर चर्चा करते हैं। उसकी माँ उसकी पढ़ाई की कमजोरी स्वीकार करती है, लेकिन उसकी खेल प्रतिभा की तारीफ करते हुए कहती है कि अगर वह टॉप 3 में आती है तो उसे 10 अंक मिलेंगे। योगी विरोध करती है कि वह चोट के कारण नहीं दौड़ सकती, लेकिन उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और यहाँ तक कि उसकी कॉमिक बुक भी फाड़ देती है। योगी बाहर बैठकर रोती है। उसका भाई चियाओ उसे यह कहकर सांत्वना देता है कि माँ उसके साथ भी ऐसी ही थी। योगी उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है और वह चला जाता है, जबकि गिलोन खिड़की से चुपचाप देखता है। अगली सुबह योगी और गिलोन स्कूल जाते हैं और गिलोन उसे पढ़ाई में मदद करने का वादा करता है। रास्ते में कुछ छात्र जेन के बारे में पूछते हैं, लेकिन गिलोन कहता है कि वे उसे अच्छी तरह नहीं जानते क्योंकि वह नया है। जेन अचानक प्रकट होता है, योगी को अपनी पीठ पर उठाता है और क्लासरूम ले जाता है। योगी घोषणा करती है कि उनकी क्लास ऑटम फेस्टिवल में एक म्यूजिक शो करेगी। हुई बीच में रोकती है और डांस की मांग करती है क्योंकि वह पहले एक डांसर थी, लेकिन योगी मना कर देती है। हान घड़ियां बेचकर खरीदे हुए अपने गायब जूतों के बारे में शिकायत करता है। जेन एक स्टील पाइप के साथ लड़कों से लड़ने की तैयारी करता है, लेकिन टीचर कोंग उसे रोक देते हैं और पूछते हैं कि वह कहाँ जा रहा है। जेन जवाब देता है कि वह वॉशरूम जा रहा है, फिर लड़कों का सामना करने के लिए बाहर निकल जाता है। क्लास में टीचर कोंग अपना परिचय देते हैं और क्लास मॉनिटर को खड़ा होने के लिए कहते हैं। योगी को देखकर वे मॉनिटर बदलने का फैसला करते हैं। जेन वहां पहुंचता है और हान के जूते वापस कर देता है। टीचर कोंग घोषणा करते हैं कि जेन नया मॉनिटर होगा। योगी विरोध करती है और सवाल करती है कि क्या वह पढ़ाई में अच्छा है। टीचर क्लास से एक कठिन सवाल पूछते हैं। छात्र गिलोन को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन वह संघर्ष करता है। जेन ज़बानी जवाब देता है, जिससे पूरी क्लास प्रभावित हो जाती है, जबकि योगी नाखुश होकर देखती है। बाहर योगी का सामना उन्हीं लड़कों से होता है जो सुबह मिले थे। वह उन्हें जेन की तरफ से लड़ाई की चुनौती वाला एक पत्र देती है। वापस क्लास में वह एक लड़की को इशारा करती है कि वह जेन को बताए कि गुंडे उसका इंतजार कर रहे हैं। जेन योगी से कहता है कि वह इसे उस पर छोड़ दे और उनका सामना करने चला जाता है। लड़के उसका पीछा करते हैं, लेकिन हेडमास्टर आ जाते हैं, उनकी बातें सुन लेते हैं और बाहर की ओर बढ़ते हैं। क्लास शुरू होती है। हेडमास्टर वापस आते हैं और टीचर कोंग को बताते हैं कि लड़ाई वाली जगह पर टूटा हुआ कांच और खून पड़ा था।
सब घबरा जाते हैं और जेन को ढूंढने लगते हैं। टीचर कोंग इस फसाद के लिए युगी को डांटते हैं। क्लब रूम में एक छात्र उन्हें सूचित करता है कि जेन अस्पताल में है। वे वहां भागते हैं जहां युगी खुद को दोष देते हुए रोती है। जेन उसे रोने के लिए चिढ़ाता है और भरोसा दिलाता है कि यह सिर्फ एक छोटी सी चोट है। पुलिस पुष्टि करती है कि हर कोई सुरक्षित है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बहस के दौरान स्टेज की लाइटें गिर गई थीं और जेन ने सबको बचाने के लिए धक्का दिया था, जिससे वह खुद घायल हो गया। वहां कोई लड़ाई नहीं हुई थी। अगले दिन युगी टीचर कोंग को जेन तक पहुंचाने के लिए खाना और ड्रिंक्स देती है। टीचर कोंग युगजी को बताते हैं कि जेन की कहानी बहुत संघर्ष भरी है। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता का निधन हो गया था और उसकी दादी ने बहुत तंगी में उसे पाला है। इसके बावजूद जेन पढ़ाई में बहुत तेज है और उसने कई मेडल जीते हैं। युगजी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह जिलोन की साइकिल मांगती है और जेन के घर पहुंच जाती है। पहले तो वह हिचकिचाती है, लेकिन जेन उसे अंदर बुला लेता है। वहीं बाहर जिलोन भी पहुंच जाता है और युगजी को जेन के घर में जाते देख लेता है। अंदर जेन गर्व से युगजी को उसकी पुरानी साइकिल दिखाता है। यहाँ एक फ्लैशबैक में दिखता है कि वे गुंडे लड़के जो अब जेन के दोस्त बन चुके हैं, उन्होंने ही मिलकर युगजी की चोरी हुई साइकिल ढूंढने में जेन की मदद की थी। जब युगजी घर के लिए निकलती है तो जिलोन बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। रास्ते में जिलोन कहता है कि ये साइकिल तुम्हारी वाली नहीं है, लेकिन युगजी उसे तुरंत चुप करा देती है। वह कहती है कि उसे पता है, लेकिन जेन ने इसे ढूंढने में बहुत मेहनत की है, इसलिए वह उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। अगले दिन क्लास शुरू होती है। कुछ लड़के चुपके से गेम शॉप जाने के लिए निकलने लगते हैं। जेन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे चकमा देकर भाग जाते हैं। जब टीचर कोंग क्लास में आते हैं और उन लड़कों के बारे में पूछते हैं, तो जेन झूठ बोल देता है कि उनके पेट में दर्द है और वे वॉशरूम गए हैं। क्लास के दौरान युगजी पढ़ाई के बजाय अपनी कॉमिक बुक पढ़ रही होती है। जेन उसे बार बार टोककर परेशान करता है। तभी टीचर को अपनी तरफ आता देख युगजी घबराकर कॉमिक जिलोन की तरफ खिसका देती है। टीचर युगजी को बोर्ड पर सवाल हल करने के लिए बुलाते हैं और टोकते हैं कि उसने गलत चैप्टर खोला हुआ है। तभी जेन दखल देता है और कहता है कि युगजी के पैर में चोट है। वह उसे अपनी पीठ पर उठाकर बोर्ड तक ले जाता है और सवाल हल करने में उसकी मदद करता है। टीचर को शक न हो, इसलिए जेन चुपके से युगजी के पैर पर ही जवाब लिख देता है। ये सब देखकर जिलोन को बहुत जलन होती है। क्लास खत्म होने के बाद जिलोन गुस्से में युगजी को उसकी कॉमिक लौटाता है। तभी टीचर फिर से आ जाते हैं और कॉमिक को जब्त कर लेते हैं। युगजी जिलोन को हुक्म देती है कि वह कॉमिक वापस लाए, लेकिन जिलोन मना कर देता है और कहता है कि उसे कॉलेज एडमिशन पर ध्यान देना चाहिए। युगजी गुस्से में वहां से चली जाती है। इसी बीच हेडमास्टर गेम शॉप पहुंच जाते हैं और उन लड़कों को पकड़ लेते हैं। वे हान और बाकी लड़कों को सजा के तौर पर मैदान के 100 चक्कर लगाने का आदेश देते हैं। लेकिन जेन बीच में आकर कहता है कि यह उसकी गलती थी क्योंकि वह मॉनिटर है और वह अकेले पूरी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाता है। जेन को दौड़ते देख हान पूरी क्लास को इकट्ठा करता है और देखते ही देखते पूरी क्लास जेन के साथ चक्कर लगाने लगती है। स्कूल खत्म होने के बाद हान और मेलिन युगजी के घर उससे मिलने जाते हैं। जाने से पहले हान युगजी को उसकी कॉमिक लौटाता है और बताता है कि जिलोन ने ही चुपके से टीचर की दराज से इसे निकाला था। अगली सुबह जिलोन युगजी के आराम के लिए अपनी साइकिल पर एक नया स्टैंड लगवाता है। ये देखकर युगजी उसे माफ कर देती है और दोनों साथ स्कूल जाते हैं। क्लास में टीचर उन सभी को गेम खेलने के लिए पीरियड छोड़ने पर डांटते हैं और मेथड्स टेस्ट का ऐलान करते हैं। शर्त यह है कि जिसके 80 से कम नंबर आएंगे उसे ऑटम फेस्टिवल की पार्टी में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। युगजी घबरा जाती है। तब जेन उसे स्कूल के बाद मिलने को कहता है और चीटिंग का एक प्लान बनाता है। टेस्ट के दिन सब अपनी शीट्स बदलते हैं, लेकिन जिलोन हुई को अपनी शीट देने से मना कर देता है, जिससे वह चिढ़ जाती है। जब टीचर को सबकी एक जैसी गलतियां दिखती हैं तो उन्हें शक हो जाता है। हुई टीचर को सब सच बता देती है। जेन इसकी जिम्मेदारी खुद पर लेता है और युगजी उसका साथ देती है। टीचर दोबारा टेस्ट लेने का फैसला करते हैं और सबको गंभीरता से पढ़ने को कहते हैं। अगले 3 दिन जेन पूरी क्लास को पढ़ाता है। जब स्टडी ग्रुप्स बनते हैं तो युगजी जेन के ग्रुप में होती है, जिससे जिलोन को बहुत जलन होती है। जेन बड़े ही प्यार से युगजी को बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब समझाता है। जब उसे समझ नहीं आता तो वह उसे बाहर ले जाकर बॉलर्स और उन गुंडे लड़कों की मदद से प्रैक्टिकल उदाहरण देता है। युगजी उसे अपनी रेस के बारे में बताती है।
घर पर जलोन युगजी से अपनी माँ के लिए चिट्ठी लिखवाता है। बातों बातों में जलोन गलती से युगजी के ऊपर गिर जाता है, जिससे दोनों के बीच एक अजीब सा पल पैदा हो जाता है और युगजी शर्माकर भाग जाती है। अगले कुछ दिनों में युगजी का पैर ठीक हो जाता है और वो प्रैक्टिस शुरू करती है। जेन उसे मोटिवेट करता है, जिससे जलोन फिर से जलने लगता है। स्कूल में फिजिक्स कंपटीशन होता है। जलोन इसमें हिस्सा लेता है क्योंकि जेन भी वहाँ। युगजी ने जियान से नकल करने के लिए कहा, लेकिन जियान ने साफ मना कर दिया। युगजी ने उसे छोटे मोटे कामों का लालच देकर घूस देने की कोशिश भी की, पर बात नहीं बनी। दूसरी तरफ गिलोन भी फिजिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता था क्योंकि जेन भी उसमें शामिल था। पहले तो टीचर ने मना किया, लेकिन जब जेन ने गिलोन का साथ दिया तो उसे अनुमति मिल गई। तैयारी के दौरान गिलोन देर रात तक जागकर पढ़ाई करता, जबकि जेन मजे से कॉमिक्स पढ़ता रहता। कंपटीशन वाले दिन जेन ने सबसे पहले अपना पेपर खत्म कर लिया, जबकि गिलोन आखिरी समय तक लगा रहा। नतीजा आया तो जेन को पहला इनाम मिला। गिलोन को उदास देख युगजी ने उसे खुश करने की कोशिश की। टीचर ने घोषणा की कि जेन को इनाम के तौर पर 1 हफ्ते के लिए हांगकांग भेजा जा रहा है। गिलोन ने बड़े दिल से जेन को बधाई दी और दोनों दोस्त बन गए। अगले फिजिक्स टेस्ट के दौरान जेन ने भाग लेने के बजाय सुपरवाइजर की भूमिका निभाई। युगजी को उम्मीद थी कि जेन उसकी मदद करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। युगजी फेल हो गई और गुस्से से भर गई। अगले दिन जेन हांगकांग जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी दादी ने उसे पैसे देने चाहे, लेकिन उसने मना कर दिया और अपनी बचत दिखाई। दादी के जाने के बाद उसने प्रेशर कुकर गैस पर चढ़ाया और बाकी काम करने लगा। तभी अचानक मेन का फोन आया। उसने घबराते हुए कहा कि कुछ लड़कों ने उसे और युगजी को पकड़ लिया है और अगर जेन उन्हें बचाना चाहता है तो उसे बिना कपड़ों के वहां आना होगा। जेन सब कुछ छोड़कर वहां भागा, लेकिन वहां पहुंचते ही युगजी और बाकी सब हंसने लगे। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ टेस्ट का बदला लेने के लिए एक प्रैंक था। सब हंस ही रहे थे कि तभी दूर एक जोरदार धमाका हुआ। जेन भागकर घर पहुंचा तो देखा वहां आग लगी थी। उधर स्कूल में टीचर कोंग ने युगजी से कहा कि उसने बहुत सारी रेस छोड़ दी है, इसलिए अब उसकी जगह कोई और मुकाबला करेगा। युगजी पहले से ही दुखी थी, लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब माइलिन ने बताया कि धमाका जियान के घर पर हुआ है। युगजी भागती हुई वहां पहुंची और रसोई की टूटी हुई छत देखकर उसका दिल बैठ गया। वह फूट फूट कर रोने लगी और अपने किए हुए भद्दे मजाक के लिए जियान से माफी मांगने लगी। जियान ने रोती हुई युगजी को दिलासा दिया और कहा कि इस धमाके में उसकी कोई गलती नहीं थी। जियान ने तो गैस बंद कर दी थी, लेकिन उसकी दादी ने अनजाने में उसे फिर से चालू कर दिया, जिससे ये हादसा हुआ। युगजी ने मदद के लिए दोस्तों को बुलाने की पेशकश की, पर जियान ने स्वाभिमान के कारण मना कर दिया। उधर जियान की दादी उसे ही दोषी मानकर डांटने लगी। इस हादसे में जियान का हांगकांग का टिकट भी जलकर राख हो गया। युगजी से जियान की हालत देखी नहीं गई। उसने चुपके से अपनी मां के कमरे से पर्दे निकाले और मिलिन के साथ जियान के घर पहुंच गई। उसने जियान से कहा कि हान उससे हांगकांग से तोहफे की उम्मीद कर रहा है, पर जियान ने उदासी से जवाब दिया कि उसने पहले ही बता दिया है कि वह नहीं जा पाएगा। युगजी ने जियान से पूछा कि वह सबको सच क्यों नहीं बता देता, लेकिन जियान अकेला ही सब कुछ ठीक करना चाहता था। जब जियान थक कर सो गया तो युगजी और मिलिन ने मिलकर पूरे घर की सफाई की और नए पर्दे टांग दिए। अगले दिन जब तीनों युगजी, मिलिन और जियान एक साथ स्कूल पहुंचे तो गिलोन उन्हें साथ देखकर जलने लगा। जियान को जब हान ने बुलाया तो गिलोन की नज़र जियान के कपड़ों पर लगे सीमेंट के दागों पर पड़ी, जिससे उसे शक होने लगा। इसी बीच मिलिन और युगजी ने देखा कि दूसरी क्लास के बच्चे मैजिक शो की प्रैक्टिस कर रहे हैं। युगजी को गुस्सा आ गया क्योंकि वह शो उनकी क्लास का था। जब उसने वहां के मॉनिटर से पूछताछ की तो पता चला कि हुई ने झूठ बोल दिया था कि उनकी क्लास ने शो कैंसिल कर दिया है और वे अब डांस करेंगे। गुस्से में आग बबूला होकर युगजी हुई को घसीटते हुए वॉशरूम ले गई और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। मिलिन ने तुरंत गिलोन, हान और जियान को बुलाया। जब वे पहुंचे तो देखा कि लड़ाई बढ़ते बढ़ते सीढ़ियों तक आ गई थी। लड़ाई के बाद युगजी ने गिलोन से बात की, लेकिन गिलोन ने युगजी का साथ देने के बजाय हुई के प्रति हमदर्दी दिखाई। ये सुनकर युगजी का पारा चढ़ गया। तभी गिलोन ने युगजी के कपड़ों पर भी सीमेंट के दाग देखे और उससे पूछा कि वह कहाँ थी। युगजी ने गुस्से में जवाब दिया, ये तुम्हारे काम की बात नहीं है, और वहां से चली गई। बाद में एक लड़की ने आकर गिलोन को बताया कि बाहर कोई उसका इंतजार कर रहा है। जियान का एक पुराना दोस्त हाओ,
गिलोन के पास आता है और पूछता है कि क्या जियान किसी मुसीबत में है। हाओ बताता है कि जियान ने हाल ही में उससे कुछ पैसे उधार लिए थे। गिलोन को ये सुनकर हैरानी होती है। वह कहता है कि जियान तो अभी हांगकांग से लौटा है, उसके पास पैसों की कमी कैसे हो सकती है। लेकिन हाओ जोर देकर कहता है कि जियान ने पिछले हफ्ते ही उससे पैसे मांगे थे। शक होने पर स्कूल खत्म होने के बाद गिलोन चुपके से जियान का पीछा करता है। वह देखता है कि जियान अकेले ही भारी भारी टाइलें उठा रहा है और मेहनत का काम कर रहा है। गिलोन आगे बढ़कर उसकी मदद करता है और उससे पूछता है, तुमने हमसे मदद क्यों नहीं मांगी। जियान उसे समझाते हुए कहता है, मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। हम अभी कुछ ही समय पहले तो दोस्त बने हैं। वह बताता है कि उसने अपने पुराने दोस्त से उधार लिया है और अब वह पार्ट टाइम काम करके सब कुछ खुद ही संभाल रहा है। वह गिलोन को यकीन दिलाता है कि वह ठीक है। लेकिन तभी अचानक एक भयानक आवाज़ होती है और घर की छत भर-भराकर गिर जाती है। धमाके के बाद जियान की दादी उन्हें खाने के लिए बुलाती हैं। गिलोन हैरान होकर पूछता है कि दादी ने इतनी तेज आवाज़ क्यों नहीं सुनी। तब जियान बताता है कि दादी को बहुत कम सुनाई देता है। अब जियान के कंधों पर दो बड़ी जिम्मेदारियां थीं, घर की छत ठीक करना और दादी के लिए कान की मशीन हियरिंग एड खरीदना। गिलोन की नज़र जियान के माता पिता की तस्वीर पर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि जियान का इस दुनिया में कोई नहीं है। वह तुरंत अपने पिता को फ़ोन करता है ताकि टाइल्स का काम करने वाले किसी जानकार से जियान की मदद करा सके। अगली सुबह युगजी के पिता पूछते हैं कि क्या उसकी गिलोन से लड़ाई हुई है, क्योंकि वे साथ स्कूल नहीं गए। युगजी मना कर देती है और बस पकड़ लेती है। बस में गिलोन उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और दोनों के बीच की कड़वाहट खत्म हो जाती है। स्कूल में जियान इस बात पर अड़ा रहता है कि मैजिक शो होकर रहेगा। हुई उसे गुस्से में देखती है तो जियान शो में बेली डांस का तड़का भी जोड़ देता है। अगले दिन टीचर एक मुश्किल होमवर्क देते हैं और चेतावनी देते हैं कि जो इसमें फेल हुआ उसका शो कैंसिल कर दिया जाएगा। युगजी परेशान हो जाती है और मदद के लिए जियान के पास जाती है। जियान रोज उसे पढ़ाना शुरू कर देता है। एक दिन युगजी जियान को लेकर कान की मशीन दिलाने जाती है। जियान को मशीन पसंद तो आती है, पर पैसे कम होने की वजह से वह उसे नहीं ले पाता। युगजी समझदारी दिखाते हुए उसे वहां से ले आती है। घर लौटते समय दोनों खूब मस्ती करते हैं और रास्ते में उन्हें जियान के घर के बाहर गिलोन मिलता है। युगजी अंदर चली जाती है, जबकि गिलोन जियान को टाइल्स देने की पेशकश करता है। जियान पहले तो मना करता है, पर गिलोन समझाता है कि ये उसके पिता के दोस्त की फैक्ट्री की है और बेकार पड़ी थी। गिलोन उसे कुछ पैसे भी उधार देता है और कहता है कि वह बाद में चुका दे। आखिरकार मैजिक शो का दिन आ जाता है। गिलोन साइकिल के पास रखी एक कुर्सी से एक पेच स्क्रू निकाल देता है। तभी हुई गिलोन से यह पूछने के लिए कि क्या वह उसका शो देखेगा, उसी कुर्सी पर चढ़ती है और गिर जाती है। गिलोन आनंद फानन में उसे अस्पताल ले जाता है, लेकिन घबराहट में वह साइकिल में वापस पेच लगाना भूल जाता है। शो शुरू होता है। कहानी सुनाने का एक सीन चल रहा है जिसमें जियान को वही बिना पेच वाली साइकिल चलानी है और युगजी को उसके पीछे बैठना है। साइकिल का पेच ढीला होने की वजह से वे दोनों गिर जाते हैं और गलती से एक दूसरे को किस किस कर बैठते हैं, जिससे दोनों के बीच बहुत बेचैनी और शर्मिंदगी भर जाती है। घर पहुंचकर दोनों अपने फ़ोन लेकर बैठते हैं। जियान पहले फ़ोन करता है और होमवर्क में मदद की पेशकश करते हुए माफ़ी मांगता है। युगजी कहती है कि वह सिर्फ एक हादसा था। जियान खुश होकर फ़ोन रखता है और खुशी से नाचने लगता है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाई देती है। स्कूल की लैब में आग इसलिए लगी थी क्योंकि जियान एक एक्सपेरिमेंट के दौरान युगजी को देखने में खो गया था। जब युगजी को चोट लगी तो उसे बहुत पछतावा हुआ और उसने उसकी साइकिल ढूंढनी शुरू कर दी थी। अगले दिन युगजी जियान के घर जाती है। उसकी आवाज़ सुनते ही जियान ऐसे कपड़े पहनकर आता है जो काफ़ी हद तक युगजी के पिता के स्टाइल के हैं। ये जियान का अपने प्यार जताने का एक छोटा सा तरीका था। टीवी देखते समय युगजी पूछती है कि उसे कैसी अभिनेत्रियां पसंद हैं। जियान लंबी लिस्ट गिनाता है और कहता है कि लड़कियों को सुंदर और शालीन होना चाहिए। ये सुनकर युगजी घर जाकर झिलमिलाते कपड़े पहन लेती है और बहुत तमीज से बात करने लगती है, जिसे देखकर उसके घरवाले हैरान रह जाते हैं। उसकी माँ उसे तुरंत कपड़े बदलने को कहती है। अगले दिन गिलोन अस्पताल पहुंचता है। नर्स हुई से कहती है कि वो पूरी तरह ठीक है और घर जा सकती है। हुई अपने डांस स्टेप्स दिखा रही होती है कि तभी गिलोन घर का बना खाना लेकर आ जाता है। हुई मानती है कि वह सिर्फ इसलिए रुकी थी क्योंकि गिलोन रोज उससे मिलने आता था।
लेकिन गिलोन साफ कह देता है कि यह उसकी आखिरी मुलाकात है और उसे घर चले जाना चाहिए। स्कूल में युक्ची अपने पसंदीदा एक्टर के साथ अपना लव परसेंटेज चेक करती है। जियान भी चुपके से अपना और युक्ची का स्कोर चेक करता है और हाई स्कोर देखकर फूला नहीं समाता। छुट्टी के बाद हान सबको अपनी पसंदीदा फिल्म देखने के लिए बुलाता है। गलती से जियान से युक्ची के पसंदीदा एक्टर का पोस्टर फट जाता है और युक्ची उसे पेड़ तक दौड़ाती है। जियान उससे पूछता है, क्या तुम्हारा जन्मदिन 17 सितंबर को है? युक्ची हाँ कहती है। हान बताता है कि उस फिल्म का आखिरी शो उसी दिन है। युक्ची मिलिन और हान को साथ चलने को कहती है, पर वे मना कर देते हैं। आखिर में गिलोन मान जाता है और टिकट बुक करने के लिए पैसे देता है। जियान अपना लुक बदलने के लिए सैलून जाता है। वहाँ हेयर स्टाइलिस्ट चेवा उसे युक्ची की पसंदीदा एक्टर जैसा हेयर कट देती है, हालांकि जियान को लगता है कि वह वैसा नहीं दिख रहा। चेवा उसे स्टाइलिश दिखने के लिए अपने भाई की जैकेट भी देती है। घर पर युक्ची को अपनी माँ का कुछ काम याद आता है। गिलोन मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। रास्ते में वह अपने घर की खिड़की पर एक महिला को देखता है। ऊपर पहुंचकर वह अपने पिता को उस महिला से बात करते सुनता है और छिप जाता है। बाद में जब वह पिता से पूछता है कि वह कौन थी, तो पिता कहते हैं कि वह एक क्लाइंट थी। गिलोन गुस्से में बहस करता है कि क्लाइंट घर आकर कर्मचारियों के लिए खाना नहीं बनाते। गिलोन के पिता उसे समझाते हैं कि उन्हें घर के कामों में मदद की ज़रूरत है, और वे पूछते हैं कि आखिर गिलोन कब तक पढ़ाई छोड़कर घर के सारे काम खुद करता रहेगा। गिलोन को ये बात चुभ जाती है। वह साफ कह देता है कि उनके घर को सिर्फ एक ही इंसान की ज़रूरत है, और वो है उसकी माँ। गुस्से और उदासी में वह अपने कमरे में जाकर अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखने लगता है। अगले दिन स्कूल में टीचर एक मैगजीन बांटते हैं जिसमें हुई का लिखा हुआ गाना छपा है। हुई सबके सामने वह गाना गाती है और गिलोन से कहती है कि वह पेज नंबर 14 खोले। वहाँ लिखा होता है कि यह गाना उसने गिलोन के लिए ही लिखा है। उस दिन युक्ची और जियान स्कूल में नहीं होते। युक्ची अपने जन्मदिन के लिए मूवी टिकट बुक करने गई होती है, जबकि जियान ने अपनी मेहनत की बचत से खुद ही टिकट खरीदने का फैसला किया होता है और वह भी उसी काम के लिए निकल जाता है। छुट्टी के बाद जियान को खबर मिलती है कि उसकी दादी गिर गई हैं। वह घबराकर उनकी तरफ भागता है। रास्ते में उसे चेवा मिलती है, जो उसे फिर से कान की मशीन के बारे में याद दिलाती है। जियान एक तरफ अपनी दादी की सेहत को लेकर परेशान है और दूसरी तरफ उनके लिए वह मशीन खरीदना चाहता है ताकि वे फिर से सुन सकें। दुकान पर एक लड़का जियान को एक सस्ती कान की मशीन देने का लालच देता है, लेकिन जियान उसे मना कर देता है और अपनी दादी को घर ले जाता है। जियान को बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी दादी उसे सुन नहीं पा रही थी। अपनी दादी की खातिर वह अपनी मूवी टिकटें रिफंड कर देता है ताकि उन पैसों से उस लड़के से वह मशीन खरीद सके। अगले दिन जियान युक्ची को जन्मदिन की बधाई तो देता है, लेकिन झूठ बोल देता है कि वह काम की वजह से उससे मिल नहीं पाएगा। जियान बड़े चाव से अपनी दादी को वह मशीन पहनाता है, लेकिन वह काम ही नहीं करती। उसे पता चलता है कि वह मशीन नकली है। वह तुरंत उस लड़के को पकड़ता है जिसने उसे वह मशीन बेची थी। वह लड़का डरते हुए सच उगल देता है कि उसने यह मशीन जियान के ही स्कूल के हान से खरीदी थी। ये सुनकर जियान दंग रह जाता है और उसे जाने देता है। दूसरी तरफ युक्ची थिएटर के बाहर खड़ी गिलोन का इंतजार कर रही है, क्योंकि उन दोनों का साथ में फिल्म देखने का प्लान था। इसी बीच जियान अपनी साइकिल से कहीं जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे हुई मिलती है। हुई उसे बड़े गर्व से बताती है कि वह गिलोन के साथ फिल्म देखने जा रही है। जेन को अचानक याद आता है कि गिलोन को तो युक्ची के साथ होना चाहिए था, और यह सोचकर वह तुरंत थिएटर की तरफ भागता है। अंदर गिलोन फिल्म देख रहा होता है, जबकि हुई ठीक उसके पीछे वाली सीट पर बैठी होती है। जैसे ही फिल्म खत्म होती है, हुई पीछे से आकर गिलोन की आंखें बंद कर लेती है। गिलोन हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि वह तो युक्ची का इंतजार कर रहा था। तब हुई उसे बताती है कि उसने गिलोन की किताब के अंदर चुपके से एक फिल्म की टिकट रख दी थी, और तब जाकर गिलोन को एहसास होता है कि उसने गलती से हुई की दी हुई टिकट को युक्ची की टिकट समझ लिया था। वे दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं। बाहर युक्ची अपना बैग जेन के पास छोड़कर वॉशरूम जाती है, जहां उसकी नज़र गिलोन और हुई पर पड़ती है और उन्हें साथ देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। जेन भी वहां पहुंच जाता है और स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। घर पर युक्ची के पिता उसे गिलोन की तरफ से भेजा हुआ केक देते हैं, लेकिन वह उसे लेने से साफ मना कर देती है। उसके पिता पूछते हैं कि क्या उनकी फिर से लड़ाई हो गई है, पर युक्ची उनकी बात अनसुनी कर देती है।
तभी उसकी नज़र अखबार में पिज़्ज़ा हट के एक नए पिज़्ज़ा पर पड़ती है और वह वहां जाने की जिद करती है। उसकी माँ शर्त रखती है कि अगर वह आने वाले मैथ टेस्ट में 70 नंबर लाएगी तभी उसे पिज़्ज़ा मिलेगा, और युवजी इस चुनौती को मान लेती है। अगले दिन स्कूल में जेन की मुलाकात हान से होती है। हान अपना सारा सामान दिखाता है और यकीन दिलाता है कि वह कभी नकली चीजें नहीं बेचता। जेन बाकी बची हुई मशीनों को चेक करता है और वे सभी असली निकलती हैं। जब हान नकली मशीन की कीमत पूछता है तो जेन बताता है कि उसने उसे 20 युआन में खरीदा था। हान कहता है कि वह मशीन तो 50 में बेची गई थी, जिसका मतलब है कि उस लड़के ने पैसे कमाने के चक्कर में मशीन का कोई हिस्सा निकाल दिया होगा। गिलोन हान से एक असली मशीन खरीदता है और उसे जेन को देने की कोशिश करता है, लेकिन जेन मना कर देता है। तभी हान बीच में पढ़कर कहता है कि जेन को ये रख लेनी चाहिए क्योंकि अब उसके पास नए जूते भी आ गए हैं। आखिर में जेन हान को पैसे देता है और वह मशीन रख लेता है। स्कूल में ग्रुप 1 के बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास के लिए रोका जाता है और युवजी मैथ में 70 नंबर लाने के अपने लक्ष्य पर पूरी तरह टिकी रहती है। इसी बीच हान और गिलोन उन स्केटिंग क्लब के लड़कों से मिलते हैं जिन्होंने जेन को नकली विग बेची थी। बदला लेने के लिए हान उन्हें स्केटिंग वाले जूते बेचता है। जैसे ही वे लड़के उन जूतों को पहनकर चलते हैं, वे धड़ाम से गिर जाते हैं क्योंकि जूते खराब थे। हान उनसे कहता है कि मेरे दोस्त को धोखा देने के बदले तुम इसी के लायक थे, और फिर वह गिलोन के साथ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ क्लास में युवजी पढ़ाई करते करते सो जाती है। तभी जेन वहां पेन उधार लेने आता है। वह देखता है कि पेन पर युवजी की सलाइवा लगी है, जिसे पोंछने के लिए वह उसके बैग से एक अखबार निकालता है। तभी उसकी नज़र वहां रखे एक पिज़्ज़ा हट के नोट पर पड़ती है। उसे अब समझ आता है कि युवजी इतनी मेहनत क्यों कर रही है। काफी देर हो जाने की वजह से जेन युवजी को घर तक छोड़ने जाता है। रास्ते में गिलोन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन युवजी उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। अगले दिन भी वह उसे नज़रअंदाज करती रहती है। घर पर जेन की दादी बताती है कि उनकी नई सुनने वाली मशीन बिल्कुल सही काम कर रही है। वह प्रेशर कुकर वाली घटना के लिए माफ़ी मांगती है, लेकिन जेन कहता है कि कोई बात नहीं। दादी उसे समझाती है कि अब दोबारा कभी किसी से पैसे उधार न ले, और जेन उन्हें वादा करता है। तभी वही लड़का जिसने नकली विग बेची थी वहां आकर माफ़ी मांगता है। स्कूल में हान जेन से पूछता है कि क्या उस लड़के ने माफ़ी मांगी। जेन कहता है हाँ। उधर गिलोन युवजी को रोकता है और सफाई देता है कि उसे नहीं पता था कि हुई ने उसकी किताब में मूवी टिकट डाल दी थी। युवजी उसकी बात मान लेती है। इसके बाद वह उसे एक नोट देता है जिसमें शनिवार को मिलने की बात लिखी होती है। बाद में सब दोस्त इकट्ठा होते हैं और हान गियान को दूसरे स्कूल के साथ होने वाले बास्केटबॉल मैच के बारे में बताता है और उसे खेलने के लिए कहता है। गियान मान जाता है। मैच वाले दिन दूसरे स्कूल का एक लड़का कहता है कि हमारी यूनिफॉर्म एक जैसी है, इसलिए तुम लोग कपड़े बदल लो। वे मना कर देते हैं, जिससे बहस शुरू हो जाती है। तभी टीचर कोंग अपनी टीम से कहते हैं कि पहचान के लिए वे अपनी शर्ट उतार दें। जेन पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी शर्ट उतारता है, हर कोई उसके शरीर पर नील के निशान देखकर दंग रह जाता है। और इसी के साथ मैच शुरू होता है। मैच के दौरान विरोधी टीम के लड़के गिलोन को घायल कर देते हैं, जिससे वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। माहौल बिगड़ता देख टीचर मैच खत्म कर देते हैं और दूसरी स्कूल की टीम को वापस भेज देते हैं। हान गिलोन से पूछता है कि क्या जेन की पिटाई हुई थी, क्योंकि उसने पलटकर हमला नहीं किया था। जब टीचर जेन से उसके शरीर पर पड़े नील के निशानों के बारे में पूछते हैं, तो जेन झूठ बोल देता है। वह कहता है कि उसे एक ऐसी खानदानी बीमारी है जिसमें तनाव होने पर शरीर पर नील पड़ जाते हैं। बाद में जब टीचर इस बारे में रिसर्च करते हैं, तो उन्हें समझ आता है कि जेन ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया है। उधर गिलोन स्कूल की स्टेशनरी की दुकान पर जेन को किसी से बात करते हुए देखता है। दुकान के अंदर जेन युवजी को गणित का एक सवाल देता है और वादा करता है कि अगर उसने इसे हल कर लिया तो वह उसे एक तोहफा देगा। तभी गिलोन वहां आता है और जेन से स्कूल के बाद मिलने को कहता है। वह जेन से पूछता है, क्या तुम मुझे अपना अच्छा दोस्त मानते हो? जेन हाँ कहता है। तब गिलोन उससे उसके निशानों के बारे में सच पूछता है। जेन बताता है कि जिस लड़के ने उसे नकली हियरिंग एड बेची थी, वह अपने दोस्तों के साथ उसके घर आया था और हान को धमकाया था। जेन ने उनसे कहा था कि वे अपना बदला ले लें, लेकिन उसके चेहरे पर चोट न पहुंचाएं ताकि उसकी दादी को कुछ पता न चले। साथ ही जेन गिलोन को बताता है कि वह युवजी को पसंद करता है।
गिलोन उसे देखता रह जाता है क्योंकि वह भी युगजी को पसंद करता है। तभी गणित की परीक्षा का परिणाम आता है। युगजी 70 अंक लाती है। वह बेहद खुशी खुशी अपने माता पिता को ये दिखाने जाती है, लेकिन वे आपस में लड़ रहे होते हैं। दुखी होकर वह गिलोन के घर चली जाती है। वहां वह गिलोन के पिता को उस महिला के साथ देखती है जिसे वे पसंद करते हैं। वह गिलोन से पूछती है कि क्या वह उस महिला को नज़रअंदाज कर रहा है। गिलोन बात को टाल देता है और उससे पूछता है कि क्या वह कभी पिज़्ज़ा हट गई है। अगले दिन युगजी गिलोन का इंतजार करती है, लेकिन वह एक नोट भेजकर कह देता है कि वह व्यस्त है। युगजी चिढ़कर कहती है, तो तुम्हारे पास नोट लिखने का समय है, लेकिन मुझे बाहर ले जाने का नहीं। तभी जेन उसे बाहर बुलाता है और जन्मदिन के तोहफे के तौर पर उसे पिज़्ज़ा हट ले जाता है। युगजी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वह गिलोन से सीधे पूछती है कि जब उसे बाहर नहीं ले जाना था तो उसने पूछा ही क्यों। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है। असल में गिलोन ने चुपके से वे पिज़्ज़ा हट कूपन जेन को दे दिए थे ताकि युगजी अपनी पसंद की जगह जा सके। उसने अपनी भावनाओं को दबाकर जेन और युगजी की खुशी को चुना। घर पर जेन को मिंग नाम के एक छात्र का फोन आता है जो उसे पैसों के लिए किसी को ट्यूशन पढ़ाने का काम देता है। जेन मान जाता है। बाद में जेन अपनी दादी की दुकान पर दोस्तों के साथ नाश्ता कर रहा होता है। वह अचानक कहता है कि उसे कहीं जाना है और अपना बैग युगजी को थमा देता है। वह उसे समझाता है कि अगर टीचर पूछे तो कह देना कि वह वॉशरूम गया है। तभी हान जिक्र करता है कि जेन आजकल पुराने दोस्तों से मिल रहा है और उसे लिफाफे मिल रहे हैं। ये सुनकर युगजी सोचने लगती है कि आखिर जेन ने पिज़्ज़ा हट का खर्चा कैसे उठाया। स्कूल में युगजी और जेन सफाई कर रहे होते हैं और मस्ती में अपने पसंदीदा कॉमिक किरदारों की नकल करते हैं। तभी हेडमास्टर उन्हें पकड़ लेते हैं और सजा के तौर पर उनके सिर पर पानी से भरे कटोरे रखकर खड़े होने को कहते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है और वे दोनों बुरी तरह भीग जाते हैं। अचानक जेन बेहोश हो जाता है और युगजी फुर्ती से उसे उठाकर नर्स के कमरे में ले जाती है। बाद में गिलोन उसका हालचाल पूछने आता है, लेकिन जेन ये बताने से बचता है कि वह सुबह कहाँ गया था। उसी दिन स्कूल में शरीर में होने वाले बदलावों को लेकर एक सेशन होता है। नर्स बच्चों को बढ़ती उम्र के बदलावों के बारे में समझाती हैं। इसके बाद वॉशरूम में सभी लड़के अपनी कद काठी की तुलना एक दूसरे से करने लगते हैं। एक लड़के के पैरों पर बहुत बाल देखकर गिलोन, हान और जेन मजाक करते हैं कि शायद उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी है। उस रात गिलोन अपने पिता की फैक्ट्री से जेन के लिए एक दवा लाता है। उन्हें लगता है कि इसे लगाने से उनके पैरों पर भी बाल उगाएंगे। वे दवा लगाकर छत पर धूप सेंकने लगते हैं, लेकिन तभी उनके पैरों में जबरदस्त खुजली होने लगती है। वे धोने के लिए भागते हैं, पर घर पर पानी नहीं होता, इसलिए वे स्कूल के पूल की तरफ दौड़ते हैं। रास्ते में वे एक दुकान पर टीवी देखने रुकते हैं। वहां जेन गिलोन से कहता है कि वह युगजी को अपने दिल की बात बताना चाहता है। ये सुनकर गिलोन डर जाता है। उसे डर है कि कहीं युगजी भी उसे वैसे ही न छोड़ दे जैसे बहुत साल पहले उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। लेकिन फिर वह हिम्मत जुटाता है और कहता है, हाँ, तुम्हें उसे बता देना चाहिए। तभी न्यूज़ में खबर आती है कि मशहूर गायक लेमन का कॉन्सर्ट होने वाला है। हान जिद करता है कि सब साथ चलेंगे और सारा खर्चा वह खुद उठाएगा। अगले दिन क्लास में टीचर देखते हैं कि युगजी और हान नोटबुक के पीछे अपना चेहरा छिपा रहे हैं। जब वे नोटबुक हटाते हैं तो टीचर उनके नए हेयर स्टाइल देखकर दंग रह जाते हैं, जो उन्होंने कॉन्सर्ट के लिए बनवाए थे। टीचर कमेंट करते हैं कि वह खुद भी लेमन के फैन हैं, लेकिन बच्चों को अपने बालों के साथ इतना बड़ा प्रयोग नहीं करना चाहिए था। बाद में जेन युगजी के साथ कॉन्सर्ट की टिकटें लेने जाता है। रास्ते में युगजी को पैनकेक का एक स्टॉल दिखता है और वह उसे खाने की जिद करती है। जेन उसके लिए पैनकेक खरीदता है, लेकिन जैसे ही वह खाने लगती है, जेन कमजोरी की वजह से वहीं बेहोश हो जाता है। युगजी घबराकर उसे तुरंत स्कूल की नर्स के पास ले जाती है। वहां जेन की दादी को पता चलता है कि जेन कमजोरी के कारण बेहोश हुआ है। वह रोने लगती है और उन्हें एहसास होता है कि जेन दिन में सिर्फ एक बार खाना खा रहा था। उसे लगा था कि स्कूल में दोपहर का खाना मिलता है, इसलिए वह अपने पैसे बचा रहा था। गिलोन उन्हें दिलासा देता है और कहता है कि अब से वह अपना लंच जेन के साथ शेयर करेगा। युगजी यह सब दूर से देख रही होती है और खुद को दोषी मानती है। वह मन ही मन कहती है, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने तुम्हें वह पैनकेक पहले दे दिया होता तो शायद ये सब नहीं होता। आखिरकार कॉन्सर्ट का दिन आ जाता है, लेकिन हेडमास्टर जानबूझकर छात्रों को रात 9:30 बजे तक स्कूल में रोक कर रखते हैं।
जबकि कॉन्सर्ट शाम 7:30 बजे ही शुरू हो चुका था। काफी देर बाद जब हान एक सवाल का सही जवाब देता है, तब जाकर उन्हें जाने की अनुमति मिलती है। वे सब दौड़कर बस पकड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि बारिश की वजह से कॉन्सर्ट जल्दी खत्म हो गया है। सब बहुत निराश होकर वापस लौटते हैं। अगले दिन मेलन तब दंग रह जाती है जब उसका नया होम ट्यूटर घर आता है, और वह कोई और नहीं बल्कि जेन होता है। जेन वहां से भागने की कोशिश करता है और बहाना बनाता है कि वह गलत पते पर आ गया है, लेकिन मियोन उसे रोक लेती है। उसे पता चल चुका है कि जेन स्कूल के बाद छुपकर पैसों के लिए ट्यूशन पढ़ाता है। मियोन उससे पूछती है, तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर टीचर को पता चला कि तुम ये सब छुपकर कर रहे हो तो क्या होगा? जवाब में जेन उसे अपना एक नकली आईडी कार्ड दिखाता है जो बिल्कुल असली जैसा दिखता है। वह उससे वादा करता है कि वह उसके लिए कोई और नया ट्यूटर ढूंढ देगा, लेकिन मियोन जेन को अपने साथ ऊपर कमरे में चलने के लिए मना लेती है। वह समझाती है कि जो भी नए ट्यूटर आते हैं वे उसे नहीं जानते और उसकी पढ़ाई की सारी बातें उसके माता पिता को बता देते हैं, जिससे उसके माता पिता और भी सख्त हो जाते हैं। वह कहती है कि अगर जेन उसका ट्यूटर बन जाए तो उसे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। जेन आखिरकार मान जाता है। मियोन के कमरे में उसकी माँ जेन की अच्छे से जांच परख करती है और उसका टेस्ट लेने के लिए एक अंग्रेजी कवि के बारे में पूछती है। जेन बड़ी चालाकी से मियोन के कैलेंडर पर लिखी एक छोटी सी कविता सुना देता है, जिससे उसकी माँ बहुत प्रभावित हो जाती है। इसी बीच हुई गिलोन के घर पहुंच जाती है ताकि वह उसके साथ मिलकर पढ़ाई कर सके। गिलोन उसे बाहर भेजने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह छत से कूदने की धमकी देती है। हार मानकर गिलोन उसे अंदर आने देता है। पढ़ाई खत्म करने के बाद दोनों सूप की दुकान पर जाते हैं जहां गिलोन युगची के लिए सूप खरीदता है। वह गिलोन को चिढ़ाती है कि वह युगची के लिए इतनी मेहनत कर रहा है और फिर बातों बातों में उसे अपने दिल की बात बता देती है, लेकिन गिलोन साफ कह देता है कि वह पहले से ही किसी और को पसंद करता है। वह ये सुनकर दुखी तो होती है पर इसे स्वीकार कर लेती है। वह गिलोन को अपना छाता देते हुए कहती है कि बारिश होने वाली है, पर गिलोन वहां से भाग जाता है, जिससे वह उदास हो जाती है, लेकिन उसका इरादा अब भी पक्का है कि वह उसे प्यार करना नहीं छोड़ेगी। गिलोन सूप लेकर युगची के पास पहुंचता है, जिसे देखकर युगची बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन स्कूल में सभी दोस्त एक साथ लंच करते नजर आते हैं। लंच के बाद जेन बाहर मिंग से मिलने जाता है। मिंग उसे बताता है कि उसने मीन की मां से बात की थी, लेकिन वह अपना ट्यूटर बदलने के लिए तैयार नहीं है। जेन कहता है कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, इसलिए वह मिंग को एक झूठ बोलने के लिए कहता है कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया है और वह अब पढ़ाने नहीं आ सकता। इसके बाद मिंग जेन को अपने स्कूल के कुछ खास टिप्स देता है जो उसके काम आएंगे। रात को जेन गिलोन को फोन करता है और कहता है कि कल वह सबको एक साथ इकट्ठा करे। अगले दिन सब लोग एक साथ बैठते हैं जहां जेन उन्हें मिंग के दिए हुए नोट्स दिखाता है और सब उन पर चर्चा करने लगते हैं। इसी बीच हान एक अखबार देखता है और उसे पता चलता है कि लेहमन का एक नया कॉन्सर्ट होने वाला है। वह सबसे पूछता है कि एग्जाम के बाद उसके साथ कॉन्सर्ट कौन चलेगा, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। हान चिढ़कर पूछता है कि सब उसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। युगची तपाक से कहती है, अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा तो यहाँ से चले जाओ। हान आखिरी बार चेतावनी देता है कि अगर अब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो वह पानी में कूद जाएगा। इसके बावजूद जब कोई नहीं बोलता तो वह सच में छलांग लगा देता है, लेकिन झील में पानी बहुत कम था, इसलिए वह डूबता भी नहीं है। वह सबको कोसता है कि वे कितने निर्दयी हैं जो उसे बचाने नहीं आए, जिसे सुनकर सब हंसने लगते हैं। इसके बाद सभी मिड टर्म एग्जाम्स के लिए जी तोड़ मेहनत करने में जुट जाते हैं। देखते ही देखते परीक्षा का दिन आ जाता है। हेडमास्टर स्कूल के बाहर खड़े होकर हर छात्र की सघन तलाशी ले रहे हैं ताकि कोई नकल का सामान अंदर न ले जा सके। तभी सब नोटिस करते हैं कि हान एग्जाम देने नहीं आया है और उसके दोस्तों को भी नहीं पता कि वह कहाँ है। परीक्षा के दौरान मेलन बहुत घबरा जाती है क्योंकि उसे एक भी जवाब याद नहीं आ रहा होता। वह जेन से मदद मांगती है, लेकिन तभी टीचर की नज़र उन पर पड़ जाती है। टीचर जेन के पास चेक करने जाते हैं और ये देखकर कि उसका पेपर पूरा हो चुका है, वे उसका पेपर जमा कर लेते हैं। दूसरी ओर युगची जब मीन को परेशान देखती है तो वह उसे अपना पेपर दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन टीचर उन्हें भी देख लेते हैं और मीन को आखिरी चेतावनी देते हैं। मीन बुरी तरह डर जाती है और उसे अपने माता पिता की वो बातें याद आती हैं कि अगर उसने अच्छा नहीं किया तो वे उसे बहुत डांटेंगे।
घबराहट में मीन पीछे से गिलोन का पेपर उठा लेती है, जवाब कॉपी करती है और वापस रख देती है। बदकिस्मती से टीचर उन तीनों को देख लेते हैं और उन्हें परीक्षा से डिस्क्वालीफाई घोषित कर देते हैं। भारी दबाव और स्कूल में हंगामा। दबाव इतना बढ़ जाता है कि मेंग वहीं बेहोश हो जाती है। सब आनन फानन में उसे नर्स के कमरे में ले जाते हैं। जब हेडमास्टर ये देखते हैं तो वे क्लास टीचर को बुरी तरह डांटते हैं। होश में आने के बाद मीन की माँ उसे घर ले जाती है और साफ कह देती है कि अब उसे स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी ओर मेलन वहीं बैठकर रोने लगती है। इसके बाद सभी छात्रों के माता पिता को स्कूल बुलाया जाता है। जब युगजी घर जाकर अपनी माँ को इस बारे में बताती है तो उसकी माँ तुरंत उस पर शक करने लगती है कि उसने नकल की होगी। ये सुनकर युगजी को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन युगजी के माता पिता स्कूल पहुंचते हैं। वे गिलोन के माता पिता की तरफ से भी बात करने आए हैं क्योंकि गिलोन के पिता शहर में नहीं हैं। ये देखकर युगजी और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। अपनी दोस्त का गुस्सा देखकर गिलोन युगजी के माता पिता से कहता है कि वे सिर्फ अपनी बेटी के लिए बात करें, उसके पिता बाद में खुद आ जाएंगे। तभी हेडमास्टर युगजी के माता पिता की ओर मुड़ते हैं और गंभीरता से कहते हैं, नकल करना एक बहुत ही संगीन मामला है। ये सुनकर युगजी का सब्र टूट जाता है और वो गुस्से में हेडमास्टर से कहती है कि उसने कोई नकल नहीं की है। इसी बीच हुई की माँ क्लास टीचर से मिलने पहुंचती है क्योंकि नकल के मामले में हुई का नाम भी सामने आया था। वह बहुत गुस्से में है और उस लड़की से मिलना चाहती है जिसकी वजह से ये सब हुआ ताकि उसे डांट सके। लेकिन जैसे ही गिलोन उनके सामने आता है उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है। वह उससे बहुत प्यार से बात करती है और कहती है कि वह क्लास का सबसे होनहार लड़का है। वह गिलोन से गुजारिश करती है कि वह हुई की पढ़ाई में मदद करे और फिर वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद गिलोन हुई से साफ कह देता है कि वह उसे नहीं पढ़ा सकता। हुई चिढ़कर पूछती है, तुम युगजी को पढ़ा सकते हो तो मुझे क्यों नहीं? इस पर लियो उसे टोकता है और कहता है कि वह खुद की तुलना युगजी से न करे क्योंकि गिलोन और युगजी बचपन से साथ बड़े हुए हैं और उनका रिश्ता बिल्कुल अलग है। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। बाद में हान के पिता क्लास टीचर से मिलने आते हैं। वे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि हान कहाँ है। तभी हमें पता चलता है कि हान असल में लेहमन का कॉन्सर्ट देखने दूसरे शहर चला गया है। उसी समय जेन स्कूल के बाहर अपनी दादी का इंतजार कर रहा है, लेकिन काफी देर होने के बाद भी वह नहीं आती। तभी एक पड़ोसी वहां आता है और पूछता है कि उसकी दादी अभी तक स्कूल क्यों नहीं पहुंची, जबकि वह तो बहुत पहले ही घर से निकल चुकी थी। ये सुनकर जेन घबरा जाता है और पागलों की तरह उन्हें ढूंढने लगता है। वह पहले घर जाता है, फिर हर मुमकिन जगह तलाश करता है, पर दादी कहीं नहीं मिलती। तभी टीचर कोन वहां आते हैं और पूछते हैं कि उसकी दादी स्कूल क्यों नहीं आई। जेन रोते हुए बताता है कि उसकी दादी लापता हैं। वे दोनों मिलकर पूरी रात उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन अंधेरा होने तक भी उनका कुछ पता नहीं चलता। आखिर में वे स्कूल में ही इंतजार करने का फैसला करते हैं क्योंकि पुलिस में रिपोर्ट पहले ही दर्ज कराई जा चुकी है। टीचर कोंग ने जेन से कहा था कि जैसे ही उसकी दादी मिल जाएं, वह उन्हें फ़ोन करके बता दे। कुछ देर बाद एक पुलिस ऑफिसर दादी को सही सलामत घर ले आया। दादी को देखकर जेन की जान में जान आए और उसने उन्हें कसकर गले लगा लिया। दादी रोते हुए बताने लगी कि वह स्कूल आ रही थी, लेकिन रास्ता भटक गई। जेन ने उन्हें चुप कराया, घर के अंदर ले गई और उनका मन बहलाने के लिए उनके साथ बैठकर उनका पसंदीदा कार्टून देखने लगी। लेकिन दूसरी तरफ टीचर कोन पूरी रात स्कूल के बाहर जेन के फ़ोन का इंतजार करते रहे, पर दादी के मिल जाने की खुशी में जेन उन्हें कॉल करना ही भूल गई। अगले दिन योगी की माँ ने उसे उसका टेस्ट पेपर दिखाया, जिसमें उसने 85 मार्क्स हासिल किए थे। योगी अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश थी, लेकिन उसकी माँ को अब भी उस पर शक था। उन्होंने योगी से साफ कह दिया कि उसे यह टेस्ट दोबारा देना होगा। जब गिलोन अपना टेस्ट पूरा कर लेती है तो उसे पेपर चेक करने के लिए बुलाया जाता है। इस बार वह 90 नंबर लाती है, जिससे आखिरकार उसके माता पिता को यकीन हो जाता है कि उसने चीटिंग नहीं की थी। अपनी इस खुशी को मनाने के लिए अगले दिन उसके माता पिता गिलोन और योगी को पिज्जा खिलाने बाहर ले जाते हैं। तभी सीन बदलता है और हम हान और उसके पिता को देखते हैं, जिनकी उसकी माँ जमकर पिटाई कर रही है। हान अपने पिता से शिकायत करता है कि वह स्कूल की हर बात माँ को क्यों बता देते हैं। जब उसके पिता उसे डांटने ही वाले होते हैं, तभी हान अपनी जेब से एक हुक कार्ड निकाल कर दिखाता है और धमकी देता है कि वह इसे माँ को दिखा देगा। ये देखते ही पिता के तेवर तुरंत बदल जाते हैं और वह एकदम नर्म होकर पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए।
हान कहता है कि अब से उन्हें उसकी हर बात माननी होगी और वह एक एक करके सारे कार्ड्स उन्हें वापस कर देगा। बाद में जियान की मुलाकात मिंग से होती है। मिंग कहता है कि ऐसा लगता है जैसे उनके टीचर को पता चल गया है कि वे स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। मिंग जियान को वह चिट्ठी देता है जो उसे पिछली बार जियान के घर से मिली थी। जब जेन क्लास में अपने दोस्तों के साथ उस चिट्ठी को पढ़ने वाली होती है, तभी हान उसे छीन लेता है और चिट्ठी के बजाय सबको लेमन का ऑटोग्राफ दिखाने लगता है। ये देखकर सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। हान उस ऑटोग्राफ को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतना महंगा होता है कि कोई भी उसे नहीं खरीदता। तभी हान एक और बड़ा धमाका करता है। वह कहता है कि ऑटोग्राफ के साथ साथ सबको लेमन से 10 सेकंड बात करने का मौका भी मिलेगा। ये सुनकर सब खुशी से झूम उठते हैं। वह सबको पास के एक टेलीफोन बूथ पर ले जाता है और लेमन को फ़ोन लगाता है। वह फ़ोन पर इतने आत्मविश्वास से बात करता है जैसे लेमन उसका बहुत पुराना दोस्त हो। जेन को लगता है कि हान सबको बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन तभी पता चलता है कि फ़ोन पर सचमुच लेमन ही है। योगी बड़े उत्साह के साथ उससे बात करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह अपनी फिल्म का एक मशहूर डायलॉग स्पीकर पर सुनाए। जैसे ही लेमन का डायलॉग गूंजता है, सब दीवाने हो जाते हैं। लेकिन ठीक उसी पल वहां हेडमास्टर आ धमकते हैं। उन्हें देखते ही बाकी छात्र तो भाग खड़े होते हैं, लेकिन गिलोन, हान, जेन और योगी पकड़े जाते हैं और उन्हें हेडमास्टर के ऑफिस ले जाया जाता है। हेडमास्टर सबसे ज्यादा हान को डांटते हैं। वह बताते हैं कि इस बार क्लास का पेपर बहुत मुश्किल था क्योंकि उसे हुआन स्कूल से मंगवाया गया था। इसके बावजूद सभी छात्रों ने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए हैं। हेडमास्टर को अब गहरा शक हो गया है कि किसी ने पेपर पहले ही चुरा लिया था। हेडमास्टर शक की सुई जेन की तरफ घुमाते हैं और पूछते हैं कि क्या उन्होंने ही पेपर चुराया है, क्योंकि वह उसी हुआन स्कूल से आए हैं। जेन साफ मना कर देता है और कहता है कि सिर्फ इसलिए कि वह उस स्कूल से आए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने चोरी की है। उसी वक्त क्लास टीचर मीन की माँ और मिंग के साथ वहां पहुंचते हैं। मीन की माँ जेन को पहचान लेती है और उसकी शिकायत करने लगती है। उनके जाने के बाद हेडमास्टर जेन को बुलाते हैं और समझाते हैं कि दूसरों की मदद करना ठीक है, लेकिन घर पर ट्यूशन पढ़ाना स्कूल के नियमों के खिलाफ है। जेन बहस करते हुए कहता है कि जिन छात्रों को उसने पढ़ाया, उन सभी ने अच्छे नंबर हासिल किए हैं। जब हेडमास्टर पूछते हैं कि वह ये सब क्यों कर रहा है, तो जेन सीधा जवाब देता है, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। हेडमास्टर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वहां से निकलकर जेन क्लास टीचर से मिलता है और उनसे खुद को मॉनिटर के पद से हटाने की गुजारिश करता है। फिर हम देखते हैं कि सब दोस्त मिलकर मीन की वह चिट्ठी पढ़ रहे हैं जिसमें उसने सबसे माफ़ी मांगी है। मीन ने लिखा था कि उसकी एक गलती की वजह से सब मुसीबत में पड़ गए, क्योंकि वे कई दिनों से मीन से नहीं मिले थे और सीधे उसके घर भी नहीं जा सकते थे, इसलिए वे उसे बाहर निकालने का एक प्लान बनाते हैं। वे मीन की कॉलोनी पहुंचते हैं, जहां जेन एक लाउडस्पीकर लेकर चिल्लाने लगता है कि आग लग गई है। शोर सुनकर सब अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही मीन बाहर आती है, सब उसे पकड़ते हैं और अपने साथ एक स्विमिंग पूल ले जाते हैं ताकि वह उनके साथ कुछ सुकून के पल बिता सके। वहां सब बहुत मस्ती करते हैं और मीन इस सब के लिए सबका शुक्रिया अदा करती है। लेकिन अगली सुबह नज़ारा बदल जाता है। योगी की माँ उसे बहुत डांटती है और पूछती है कि वह गिलोन को इतनी रात गए पूल पर कैसे ले जा सकती थी, क्योंकि उसे तेज बुखार हो गया है। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। जब योगी के पिता गिलोन की जांच करते हैं, तो पता चलता है कि उसे बुखार के साथ साथ चिकन पॉक्स भी हो गया है। ये सुनकर योगी की माँ घबरा जाती है और फैसला सुनाती है कि आज से योगी गिलोन के कमरे में रहेगी और गिलोन योगी के कमरे में आराम करेगा। अगले दिन जब योगी स्कूल पहुंचती है, तो टीचर सबको बताते हैं कि उनकी क्लास के 7 बच्चों को चिकन पॉक्स हो गया है। क्योंकि यह चिकन पॉक्स का सीजन है, इसलिए स्कूल प्रशासन पूरे 1 हफ्ते की छुट्टियों का ऐलान कर देता है ताकि बीमारी और न फैले। छुट्टियों की बात सुनते ही पूरी क्लास खुशी से झूम उठती है। लेकिन टीचर उनकी इस खुशी को ज़्यादा देर टिकने नहीं देते। वह कहते हैं कि यह वक्त पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए वे इस हफ्ते को बर्बाद नहीं करेंगे। वह फैसला सुनाते हैं कि वह खुद और मॉनिटर जेन रोज़ाना हर छात्र के घर जाकर उन्हें पढ़ाएंगे। जैसे ही छुट्टियां शुरू होती हैं, टीचर और जेन एक दूसरे से मिलते हैं। वे आपस में छात्रों को आधा आधा बांट लेते हैं और तय करते हैं कि किसके घर कौन जाएगा और कैसे पढ़ाई होगी। इसी दौरान टीचर जेन से दिल की बात करते हैं और उससे अपनी पुरानी बातों के लिए माफ़ी भी मांगते हैं। टीचर जेन से बहुत भावुक होकर बात करते हैं।
वह कहते हैं कि एक शिक्षक होने के नाते उन्हें जेन की मुश्किलों को समझना चाहिए था, लेकिन वह उसे पहचानने में नाकाम रहे। वह अपनी पुरानी गलतियों के लिए जेन से माफ़ी मांगते हैं और वादा करते हैं कि अब से वह हमेशा उसकी मदद करेंगे। इसके बाद वह प्यार से जेन को 2 चॉकलेट देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जेन मुस्कुराते हुए धीरे से कहता है, आप दुनिया की सबसे अच्छी टीचर हैं। तभी कहानी में एक मज़ेदार खुलासा होता है। हम देखते हैं कि हान और उसके पिता साथ बैठे हैं। अचानक फ़ोन बजता है और उसके पिता, लेमन, की आवाज़ में बात करने लगते हैं। यहाँ समझ आता है कि फ़ोन पर असल में लेमन नहीं, बल्कि हान के पिता थे। हान ने अपनी डील के मुताबिक हर एक कॉल के बदले अपने पिता को उनका एक कार्ड वापस करने का वादा किया था। इसके बाद सीन बदलता है और जेन योगी को पढ़ाने उसके घर पहुंचता है। उस समय घर के सब लोग रात के खाने के लिए बैठे होते हैं। योगी की माँ बड़े प्यार से जेन से कहती है कि पहले वह खाना खा ले, फिर पढ़ाई कराए। बेचारा गिलोन बीमार होने की वजह से अपने कमरे में ही रहता है। तभी खाने की मेज पर नोक-झोंक शुरू हो जाती है। योगी का भाई उससे पानी मांगता है, लेकिन योगी साफ मना कर देती है। देखते ही देखते दोनों भाई बहन आपस में भिड़ जाते हैं और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। युगजी की माँ फिर जियन से कहती है कि उन दोनों की बातों पर ध्यान मत दो और आकर खाना खा लो। खाना खाने के बाद जियन युगजी को समझाता है कि वह दिन के समय बाहर नहीं जा सकती, लेकिन उसे रात को ठीक 12:30 बजे उससे मिलना होगा। रात के वक्त युगजी अपनी खिड़की से बाहर निकलती है और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। तभी वहां उसका भाई मिल जाता है। वह उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। युगजी जवाब देती है कि उसे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी वहां जियन भी आ जाता है। उसे देखकर भाई कहता है, ओह, तो तुम दोनों डेट पर जा रहे हो। युगजी उसे बकवास बंद करने को कहती है और इसी बहस के चक्कर में वे दोनों नीचे गिर जाते हैं। शोर सुनकर गिलोन की भी नींद खुल जाती है। युगजी और जियन को साथ देखकर वह पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वे उसे कुछ नहीं बताते और बाय कहकर वहां से निकल जाते हैं। दरअसल वे दोनों एक कैफे जा रहे होते हैं। कैफे पहुंचकर युगजी एक नॉवेल पढ़ने लगती है, जबकि जियन और हंस गेम खेलने में लग जाते हैं। पूरी रात इसी तरह बिताने के बाद वे सुबह घर वापस लौट आते हैं। घर पहुंचते ही युगजी गिलोन को सब कुछ सच सच बता देती है। गिलोन उससे पूछता है कि क्या अब उसे अकेला छोड़ देने का असली मतलब समझ आया। वह उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने अपने बचपन के दोस्त को अकेला छोड़ दिया था। वह आगे कहता है कि युगजी दिन भर तो टीवी देखती रहती है और रात में बाहर घूमने जाती है। फिर वह कहता है कि कुछ ही दिनों में वह ठीक हो जाएगा और उसके बाद वह भी युगजी के साथ जाएगा और वे दोनों रात में साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। बाद में युगजी रात के समय जियन के घर कुछ खाना लेकर जाती है। जियन भी उसे कुछ क्रैब्स देता है जो उसने उसी दिन पकड़े थे, क्योंकि वह कभी भी युगजी के घर खाली हाथ कुछ नहीं भेजता। युगजी जियन से पूछती है कि क्या उसने रात का खाना खा लिया है। जियन हाँ कह देता है, लेकिन युगजी जानती है कि वह झूठ बोल रहा है। इसलिए वह जियन के साथ केकड़ा खाने का मुकाबला शुरू कर देती है और उसे चुनौती देती है कि वह उससे तेज नहीं खा पाएगा। इस कंपटीशन के चक्कर में दोनों एक एक करके सारे केकड़े खा जाते हैं और जियन का पेट भी भर जाता है। जियन का पेट भरा हुआ देख युगजी बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीचर हुई को पढ़ाने के लिए उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन वह घर पर नहीं होती। दरअसल हुई गिलोन से मिलने गई होती है। वह गिलोन से उसकी सेहत का हाल पूछती है और फिर उससे सवाल करती है कि क्या वह जिस लड़की को पसंद करता है वह युगजी है। गिलोन बिना झिझके हाँ कह देता है। ये सुनकर हुई उसे सलाह देती है कि अगर वह उसे पसंद करता है तो उसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। गिलोन उससे पूछता है कि क्या उसने यह बात किसी और को बताई है। हुई मना कर देती है। फिर वह गिलोन से पूछती है कि क्या अब वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। गिलोन भी हाँ में जवाब देता है। इसके बाद गिलोन उससे पूछता है कि क्या उसे कभी चिकन पॉक्स हुआ है, क्योंकि वह अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। हुई यहाँ झूठ बोल देती है और कहती है कि उसे बचपन में ही चिकन पॉक्स हो चुका है और उसने वैक्सीन भी लगवाई है। वह गिलोन को बाय कहकर वहां से निकल जाती है, लेकिन जाते जाते वह सोचती है कि कभी कभी उन लोगों के करीब रहने के लिए जिन्हें हम पसंद करते हैं हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है। इसी बीच जब टीचर कांग हुई के घर से वापस जा रहे होते हैं तो बस में उनके कुछ ज़रूरी कागजात नीचे गिर जाते हैं। तभी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की वहां आती है और उनके कागज़ उठा लेती है। उन कागज़ों को देखकर उसे समझ आ जाता है कि कांग एक टीचर हैं।
वो उन्हें बताती है कि वह भी होम स्कूल में ही एक टीचर है। टीचर कांग बस उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया था। रात के समय हम देखते हैं कि ये सभी दोस्त एक गेमिंग शॉप में मौजूद हैं। तभी दुकान का मालिक हेडमास्टर को फ़ोन कर देता है। जैसे ही हेडमास्टर वहां पहुंचते हैं, सब डरकर वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते हान अचानक नीचे गिर जाता है और उसका पैर किसी चीज से टकराता है, जिससे एक सिलेंडर से गैस लीक होने लगती है। हेडमास्टर फौरन हान को पकड़ते हैं और उसे खींचकर बाहर ले आते हैं। तभी अचानक उस गेमिंग शॉप में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। दोनों बुरी तरह सहम जाते हैं और हान अपनी जान बचाने के लिए हेडमास्टर का शुक्रिया अदा करता है। वहीं दूसरी तरफ इस भगदड़ में युगजी और जियन एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। जब युगजी खुद को अकेला पाती है तो वह बहुत डर जाती है, क्योंकि वह रास्ता भटक चुकी थी। तभी एक अनजान आदमी उसके पास आता है और कहता है कि वह उसे घर छोड़ देगा। वह उसे गली से बाहर ले आता है और युगजी उसे अपने घर का रास्ता बताने लगती है। युगजी आगे आगे चलने लगती है, लेकिन वह आदमी पीछे ही रुक जाता है और सीटी बजाने लगता है। जब युगजी पीछे मुड़कर देखती है तो वह आदमी वहां नहीं होता। वह डर के मारे चिल्लाती है और वहां से भागने लगती है। रास्ते में उसे जियन मिल जाता है। युगजी उसे सब कुछ बताती है, लेकिन जियन उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसका मजाक उड़ाने लगता है। फिर वह उसे घर छोड़ देता है। दूसरी तरफ गिलोन अभी भी पागलों की तरह युगजी को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन स्कूल में टीचर कांग और वह नई महिला टीचर हेडमास्टर के पास जाते हैं। महिला टीचर कहती है कि वह चाहती है कि उसकी क्लास आने वाले कंपटीशन में हिस्सा ले, लेकिन टीचर कांग कहते हैं कि इस बार जियन को मौका दिया जाना चाहिए। वह एक पर्ची दिखाते हैं जिस पर लिखा होता है कि जीतने वाले को 800 युआन का इनाम मिलेगा। ये देखकर हेडमास्टर भी मान जाते हैं। महिला टीचर के पास हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता और वह वहां से चली जाती है। अब हेडमास्टर भी जियन की मदद करना चाहते हैं। हेडमास्टर टीचर कांग से कहते हैं कि वे एक रिपोर्ट तैयार करें ताकि वह उसे एजुकेशन ऑफिस ले जा सके और जियन की पढ़ाई के लिए सरकारी मदद मांग सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि मिन युगजी को बताती है कि उसका एक ऑनलाइन दोस्त है जिससे वह आज मिलने जा रही है। युगजी उसके लिए बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी लव स्टोरी आगे बढ़ रही है। मिन उसे ये भी बताती है कि वह लड़का 20 साल का है, इसलिए मिन ने भी झूठ बोल दिया है कि वह खुद भी 20 साल की है। अगले सीन में हम युगजी और जियन को क्लास में बैठकर एक नॉवेल पढ़ते हुए देखते हैं। जियन उससे नॉवेल के बारे में कुछ सवाल पूछता है। चूंकि युगजी ने वह पहले ही पढ़ लिया था, इसलिए वह उसे सारे कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे से समझाती है। स्कूल खत्म होने के बाद मिन अपने ऑनलाइन दोस्त से मिलने पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसका वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि युगजी का भाई योन चाओ निकलता है। ये देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाती है। रात के समय हम देखते हैं कि टीचर कांग बस स्टॉप पर खड़े हैं और तभी वहां इंग्लिश टीचर भी पहुंच जाती हैं। तभी दो लड़के इंग्लिश टीचर को परेशान करने लगते हैं और टीचर कांग गुस्से में आकर उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं। जब बस आती है तो वह टीचर की बस में चढ़ने में मदद करते हैं, लेकिन उन लड़कों से भिड़ने के चक्कर में उनकी जमकर पिटाई हो जाती है। अगले दिन युगजी टीवी पर वह कॉन्टेस्ट देख रही होती है जिसमें जियन ने हिस्सा लिया था। जियन बहुत शानदार परफॉर्म करता है। आखिरी सवाल के लिए उनसे एक ऐसे नॉवेल के बारे में पूछा जाता है जिसे कोई नहीं जानता था, लेकिन किस्मत से युगजी ने पहले ही जियन को उस नॉवेल के बारे में सब बता दिया था, इसलिए वह सही जवाब दे देता है और मुकाबला जीत जाता है। सब बहुत खुश होते हैं। छुट्टियों के बाद गिलोन स्कूल जाता है और देखता है कि उसके पिता उसी महिला से बात कर रहे हैं जिसे वह पसंद करता है। उसके पिता उसे लेदर शूज देते हैं, लेकिन गिलोन उन्हें लेने से मना कर देता है। स्कूल में टीचर बच्चों को चिकन पॉक्स के बारे में झूठ बोलने के लिए डांटते हैं। तब गिलोन को एहसास होता है कि आखिर उससे किसने झूठ बोला था। वहीं दूसरी तरफ जियन अपने माता पिता की बरसी की वजह से स्कूल नहीं आता। हान अपना बैग चेक करता है जिसमें स्केटिंग शूज की कई जोड़ियां होती हैं। तभी हेडमास्टर एक वांटेड पोस्टर लेकर वहां पहुंच जाते हैं और हान उन्हें देखकर भाग खड़ा होता है। रात के समय मिलिन और युगजी जियन के घर जाती हैं। रास्ते में युगजी और मिलिन को किसी के सीटी बजाने की आवाज़ सुनाई देती है और वे बुरी तरह डर जाती हैं। तभी वहां आर्टी और लियो आ जाते हैं। लड़कियों को लगता है कि शायद वे ही सीटी बजा रहे थे, लेकिन वे दोनों साफ मना कर देते हैं कि उनमें से किसी को भी सीटी बजाना नहीं आता। इसके बाद वे सब जियन के घर पहुंचते हैं,
जहां वे उसके माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं और काफी बातें करते हैं। हान जिएन को अगले दिन होने वाली स्केटिंग रेस के लिए जूते देता है। वे उस रेस को जीत जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ टीचर कांग जिएन की दादी के पास जाते हैं और उन्हें एक दुखद खबर सुनाते हैं। वे बताते हैं कि जिएन को उसके पुराने स्कूल के रिकॉर्ड की वजह से स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। ये सुनकर दादी बहुत उदास हो जाती हैं। उस रात जब जिएन घर आता है तो दादी उससे बात नहीं करती क्योंकि वे बहुत परेशान होती हैं। वहीं दूसरी ओर युक्जी के माता पिता को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ता है और युक्जी घर पर अकेली रह जाती है। वे बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। इधर गिलोन अपने घर पर टीवी देख रहा होता है, जहां न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि जापान में उसकी मां की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। परेशान होकर गिलोन अपनी मां को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी घर की बिजली गुल हो जाती है, इसलिए वह बाहर निकल आता है। वहां उसे हुई मिलती है और वह उससे पूछता है कि क्या उसे ऐसी कोई जगह पता है जहां वह टीवी देख सके। हुई उसे अपने साथ ले जाती है। इधर युक्जी अंधेरे घर में अकेली बहुत डर रही होती है। वह घबराकर गिलोन को फ़ोन करती है, लेकिन वह घर पर नहीं होता। आखिर में वह जिएन को खबर देती है और जिएन तुरंत उसके घर के लिए निकल पड़ता है। गिलोन टीवी पर न्यूज़ देखता है और अपनी मां को फ़ोन लगाता है, लेकिन फ़ोन बंद आता है, जिससे वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। वह भगवान से अपनी मां की सलामती की दुआ मांगता है। जिएन युक्जी के घर पहुंचता है, लेकिन दरवाज़ा बाहर से लॉक होता है। वह अंदर नहीं जा पाता, इसलिए वह दरवाजे के बाहर ही बैठ जाता है और युक्जी का डर कम करने के लिए उसे कहानियां सुनाने लगता है। धीरे धीरे कहानियां सुनते सुनते दोनों वहीं दरवाजे के पास सो जाते हैं। सुबह जब युक्जी की आंख खुलती है तो वह टीवी पर न्यूज़ देखती है और तुरंत भागकर गिलोन के पास जाती है, जो अपनी मां के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा होता है। जब आखिरकार उसकी मां का फ़ोन आता है तो गिलोन फूट फूट कर रोने लगता है और उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते। युक्जी उसके कमरे में जाकर उसे ढांढस बंधाती है और कहती है कि जब वह थोड़ा ठीक महसूस करे तब अपनी मां से बात करे। अगले दिन युक्जी अपने माता पिता के साथ अपनी दादी की बरसी पर जाती है। दादी की बरसी पर युक्जी के माता पिता को काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन युक्जी का टेस्ट होता है। वह अपने भाई से साथ घर चलने को कहती है, पर वह मना कर देता है और कहता है कि वह बस से अकेली चली जाए। साथ ही वह उसे बस में भूतों के नाम से डराने लगता है। युक्जी उसे एक चपत लगाती है और अकेले ही बस स्टॉप की ओर निकल पड़ती है। बस का इंतजार करते समय उसे किसी की सीटी सुनाई देती है, जिससे वह बुरी तरह घबरा जाती है। जैसे ही वह बस में चढ़ती है, उसकी नज़र एक वांटेड अपराधी के पोस्टर पर पड़ती है, जिसने हाल ही में कई लोगों और खासकर टीचर्स की हत्या की थी। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वही संदिग्ध आदमी घबराया हुआ सा दिखता है। तभी उसे एक गाना सुनाई देता है और वह देखती है कि जिएन अपनी साइकिल पर बस के साथ साथ चल रहा है और उसे हिम्मत देने के लिए गाना गा रहा है। जिएन आखिरी स्टॉप तक उसके साथ आता है। जैसे ही युक्जी बस से उतरकर जिएन से मिलने बढ़ती है, उसकी टक्कर गिलोन से हो जाती है। उन दोनों को साथ देखकर जिएन वहां से अपने घर चला जाता है। युक्जी गिलोन से पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है, तो वह कहता है कि वह बस टहल रहा था। वे दोनों साथ घर जाते हैं। गिलोन पूछता है कि क्या उसने खाना खाया। युक्जी मना कर देती है, तो वह उसके लिए कुछ खाने का सामान लेने बाहर निकल जाता है। इसी बीच घर लौटते वक्त जिएन की नज़र उस खूंखार अपराधी के पोस्टर पर पड़ती है। उसे तुरंत याद आता है कि यह वही आदमी है जो बस में युक्जी के साथ था। वह फौरन युक्जी के घर की तरफ दौड़ पड़ता है। इधर घर पर युक्जी को फिर से वही सीटी सुनाई देती है और वह समझ जाती है कि वह कातिल उसके घर के पास ही है। वह डर के मारे खिड़की से कूदने की कोशिश करती है, तभी उसे जिएन दिखता है और वह उसे अपराधी के बारे में बताती है। जिएन उस अपराधी से भिड़ जाता है, लेकिन लड़ाई में वह जख्मी हो जाता है। अपराधी वहां से भागने की कोशिश करता है और रास्ते में उसकी टक्कर गिलोन से हो जाती है। जिएन और गिलोन दोनों मिलकर उसका पीछा करते हैं। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और उस अपराधी को धर दबोचती है। अगले दिन स्कूल में टीचर क्लास को अखबार दिखाते हैं, जिसमें जिएन और गिलोन की जमकर तारीफ की गई थी। उस अपराधी को पकड़वाने के लिए उनकी बहादुरी का सम्मान किया जाता है। लेकिन वे दोनों क्लास में थे ही नहीं। वे तो युक्जी के घर पर जश्न मना रहे थे, जहां युक्जी उन दोनों का शुक्रिया अदा करती है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि युक्जी ने उन दोनों को अपनी दादी की बरसी पर जाने की बात पहले ही बता दी थी, इसीलिए वे उसे रास्ते में मिलने पहुंच गए थे। दूसरी तरफ गिलोन अपने पिता को फिर से उसी महिला से मिलते हुए देखता है,
लेकिन इस बार उसके पिता उसे उसके जूते वापस कर देते हैं और साफ कह देते हैं कि अब वे कभी नहीं मिलेंगे। वह महिला रोने लगती है, गुस्से में जूते कचरे में फेंक देती है और वहां से चली जाती है। गिलोन को एहसास होता है कि उसके पिता ने अपनी खुशी की कुर्बानी सिर्फ उसके लिए दी है। रात को घर पर युगजी को एक बुरा सपना आता है कि वह अपराधी उसके कमरे में है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने भाई को वहां पाती है। जब वह उससे सवाल करती है तो वह कहता है कि यह उसका भी घर है। शक होने पर युगजी को पता चलता है कि उसके भाई ने वे चॉकलेट्स चुरा ली हैं जो गिलोन की मां ने जापान से भेजी थी। दोनों के बीच चॉकलेट को लेकर खूब लड़ाई होती है। तभी उनकी मां आकर उन्हें डांटती है और सोने के लिए कहती है। अगली सुबह युगजी मिलन के लिए एक बर्थडे कार्ड बनाती है और उसे फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन काम नहीं कर रहा होता। जब वह तार का पीछा करती है तो उसे पता चलता है कि फ़ोन की तार उसके भाई के कंप्यूटर से जुड़ी हुई है। इसी बीच मिलन युगजी के भाई से मिलती है और उसकी मदद मांगती है। वह उसे अपनी मां से अपने नए ट्यूटर के तौर पर मिलवाती है। जब मिलन जाने लगती है तो चाओ उसे युगजी का बनाया हुआ कार्ड और वही चॉकलेट दे देता है जो उसने युगजी के कमरे से चुराई थी। अगले दिन जीन स्कूल के लिए तैयार होता है। तभी उसे कोई अपने स्कूल की तरफ से बास्केटबॉल खेलने के लिए कहता है। जीएन को डर था कि शायद टीचर इजाज़त न दे, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इंग्लिश टीचर खुद इस मैच की जज होंगी तो वह खेलने के लिए मान जाता है। इधर जीएन की दादी उसकी पुरानी साइकिल को देखकर कहती है कि यह बेचारी इतनी बार ठीक हो चुकी है कि अब इसका साथ छोड़ना ही बेहतर है। क्लास में इंग्लिश टीचर बच्चों से सवाल पूछती है और उन्हें पढ़ने के लिए कहती हैं। जब कोई भी जवाब नहीं देता तो वह गुस्से में आकर सबको धमकी देती है कि अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो वे पूरे दिन खड़े रहेंगे। टीचर कांग ये सब बाहर खड़े होकर सुन लेते हैं। क्लास के बाद हान मजाक मजाक में गिलोन और जेन से कहता है कि अगर वे होम स्कूल से हार गए तो वह बिना कपड़ों के ग्राउंड के 10 चक्कर लगाएगा। लेकिन जेन को पूरा भरोसा था कि वे ही जीतेंगे। स्कूल खत्म होने के बाद जैसे ही सब मैच के लिए निकलने लगते हैं टीचर कांग उन्हें रोक लेते हैं। वह कहते हैं कि आज इंग्लिश टीचर ने उन्हें डांटा है, इसलिए वे कहीं नहीं जाएंगे और बैठकर पढ़ाई करेंगे। बच्चे विरोध करते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि खुद इंग्लिश टीचर ही उस मैच की जज हैं। ये सुनकर टीचर कान का दिल पिघल जाता है और वह उन्हें जाने की अनुमति दे देते हैं। मैच शुरू होता है, लेकिन सबका ध्यान खेल से ज़्यादा टीचर पर होता है। खेल शुरू होने से पहले मिंग जियन के पास जाता है और उससे युगजी का फ़ोन नंबर मांगता है। ये सुनकर जियन को जलन होने लगती है और वह दूर खड़ी हंसती हुई युगजी को बिना वजह डांट देता है, जिससे बेचारी युगजी उलझन में पड़ जाती है। मैच के दौरान होम स्कूल के खिलाड़ी बेईमानी पर उतर आते हैं और वे हान को धक्का दे देते हैं। टीचर कांग इंग्लिश टीचर को इम्प्रेस करने के चक्कर में विपक्षी टीम को पॉइंट्स दे देते हैं, जिसकी वजह से जीएन की टीम हार जाती है। अब शर्त के मुताबिक जीएन को बिना कपड़ों के मैदान के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उस रात टीचर कांग बस स्टॉप पर इंग्लिश टीचर का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी जीएन वहां पहुंच जाता है और उनसे पूछता है कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। कांग बहाना बनाते हैं कि वे हुई के कम नंबर आने की वजह से उसके घर जा रहे हैं। जीएन को उनकी बात पर पूरी तरह यकीन नहीं होता, लेकिन कांग उसे वहां से भेज देते हैं। तभी जीएन देखता है कि कुछ लड़के टीचर कांग को परेशान कर रहे हैं। वह उनकी मदद के लिए पहुंचता है और देखता है कि ये वही गुंडे हैं जिन्हें उसने पहले बचाया था। जीएन उनकी पहचान अपने टीचर से कराता है। वे गुंडे कांग से पूछते हैं कि क्या वे भी इंग्लिश टीचर को पसंद करते हैं, क्योंकि उनका बॉस भी उन्हीं को पसंद करता है। इसके बाद वे जीएन को अपने बॉस से मिलाने ले जाते हैं, जो हाल ही में जेल से छूटकर आया है। वह गुंडा बॉस जीएन को डांटता है कि वह उसके आदमियों को हुक्म क्यों दे रहा है। जीएन उसे समझाता है कि वह बस उन्हें अपने साथियों को परेशान करने से रोक रहा था। बॉस दावा करता है कि स्कूल के पीछे वाली सड़क उसकी है, लेकिन जीएन निडर होकर कहता है कि सड़क तो सबकी होती है। बॉस उसे अपनी दादी की स्टॉल का ख्याल रखने की चेतावनी देता है और अपना कार्ड देकर चला जाता है। दूसरी तरफ गिलोन हुई को घर छोड़ने जाता है। पहले तो वह मना करता है, पर बाद में मान जाता है, जिससे हुई बहुत खुश होती है। इधर युगजी अभी भी उस अपराधी के डर के साए में है, लेकिन रास्ते में जीएन उसे मिल जाता है और उसे हिम्मत देता है। युगजी को घर छोड़ने के बाद जीएन देखता है कि उसकी दादी घर पर नहीं है। वह जब उनकी रेहड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि कुछ लोग दादी से झगड़ा कर रहे हैं कि वे रात के समय यहाँ दुकान नहीं लगा सकती। दादी कहती है कि उन्होंने दिन और रात दोनों का किराया भरा है। जीएन उन लोगों से लड़ने ही वाला होता है कि दादी उससे रोक देती हैं।
वे बताती हैं कि वे रात में इसलिए काम करती हैं ताकि जिएन के लिए एक नई साइकिल खरीदने के पैसे जमा कर सकें। जिएन दादी को समझाता है कि वे सिर्फ दिन में काम करें और रात के किराए का मामला वो खुद संभाल लेगा। अगले दिन जिएन उस गुंडा बॉस से मिलने पहुंचता है और उससे आधे पैसे वापस मांगता है। बॉस मान तो जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि जिएन को पहले बाकी लोगों से उधारी अनपेड मनी वसूल कर लानी होगी। वहीं पास में हान अपने शराबी पिता को लेने आया होता है और वह जिएन और बॉस की सारी बातें सुन लेता है। तभी हान की नज़र अपने पिता के बैग में रखे पैसों पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। युक्ची और गिलोन चाओ के कंप्यूटर पर गेम खेल रहे होते हैं। तभी हान वहां आता है और गिलोन को जिएन के घर ले जाता है। वहां जिएन उन्हें सारी बात सच सच बता देता है। हान अपने पिता के पैसे जिएन को देते हुए कहता है कि उसने ये पैसे इकट्ठा किए हैं और वे इन्हें उस बॉस को दे देंगे। जिएन मान जाता है। अगले दिन स्कूल में टीचर कान जिएन और गिलोन के बारे में पूछते हैं। हुई झूठ बोल देती है कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन तभी टीचर कान उन दोनों को हान के साथ कहीं जाते हुए देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। क्लब पहुंचकर वे बॉस को पैसे देते हैं, लेकिन बॉस को शक होता है कि यह कोई चाल है और वह पैसे लेने से मना कर देता है। वह जिएन की दादी की दुकान बंद करवाने की धमकी देता है। जिएन उससे गुजारिश करता है कि वह उसके दोस्तों को नुकसान न पहुंचाए। मामला तब बिगड़ जाता है जब वे डराने के लिए एक बोतल तोड़ देते हैं। तभी टीचर कान बीच में आ जाते हैं। वे बॉस से 3 मुश्किल सवाल पूछते हैं। जब बॉस जवाब नहीं दे पाता तो वह हार मानकर जिएन के पैसे लौटा देता है। सब इस जीत का जश्न मनाते हैं। कान उन्हें समझाते हैं कि कैसे शिक्षा इंसान को ताकत देती है। उन्होंने बिना किसी लड़ाई झगड़े के दिमाग से बॉस को हरा दिया। जिएन पूछता है, क्या अब हम बड़े हो गए हैं? कान मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ बिल्कुल। तभी हान चुटकी लेते हुए इंग्लिश टीचर के बारे में पूछता है। कान शर्माते हुए कबूल करते हैं कि वे भी उनके बारे में सोचते हैं। हान शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगता है और वहां से भाग जाता है, जिसे देख सब हंसने लगते हैं। घर पहुंचने पर हान की माँ उसे पैसे चुराने के लिए डांटती है और उसके पिता पैसे वापस मांगते हैं। हान गुस्से में पैसे उन्हें लौटा देता है। इधर युक्जी घर में कंप्यूटर के लिए जिद करती है। उसकी माँ शर्त रखती है कि अगर वह परीक्षा में अच्छे नंबर लाएगी तभी उसे कंप्यूटर मिलेगा। अगले दिन स्कूल से लौटते वक्त गिलोन युक्जी से वादा करता है कि वह उसे पढ़ाई में मदद करेगा। युक्जी को याद आता है कि वह अपनी इंग्लिश की नोटबुक स्कूल में ही भूल गई है, इसलिए वह वापस जाती है। लेकिन क्लास का दरवाज़ा नहीं खुलता। वह गार्ड को बुलाती है, जो सीढ़ियों से ऊपर आने लगता है। तभी अचानक जिएन उसे खींचकर क्लास के अंदर ले लेता है और दोनों छिप जाते हैं। जिएन बताता है कि उसके सिर में चोट लगी है और वह अपनी दादी को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए वह आज रात स्कूल में ही रुकेगा। दूसरी तरफ हान एक गेमिंग शॉप में बैठा है। दुकानदार उसे घर जाने को कहता है क्योंकि उसके माता पिता उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन हान कड़वाहट से कहता है, वे मुझे नहीं बल्कि अपने खोए हुए पैसे ढूंढ रहे हैं। इधर युक्जी जिएन के लिए खाना और आइसक्रीम लाती है। वह उसे अपनी आइसक्रीम दे देती है, लेकिन जिएन ये नाटक करता है कि वह बहुत खराब है और उसे फेंक देता है, क्योंकि वह जानता था कि युक्जी को वह आइसक्रीम खुद खानी थी। अगले दिन केमिस्ट्री लैब में हान से गलती से एक धमाका हो जाता है और वह घायल हो जाता है। सब उसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उसके पिता को बताते हैं कि सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन अस्पताल में नेगेटिव ब्लड उपलब्ध नहीं है। तभी उसकी माँ प्राइवेट जेट से वहां पहुंचती है और उसे खून देती है। ये हान और उसके माता पिता के लिए एक बहुत ही भावुक पल बन जाता है। जिएन युक्जी के लिए एक प्यारा सा गुलाबी हेयर क्लिप खरीदता है, लेकिन वह देखता है कि युक्जी अपने नए कंप्यूटर के लिए जगह बनाने के चक्कर में गिलोन की मां के दिए हुए तोहफों को हटा रही है, जिसमें गिलोन द्वारा जीता गया एक हेयर क्लिप भी था। ये देखकर जिएन उदास हो जाता है और अपना क्लिप उसे नहीं देता। घर पर युक्जी और गिलोन साथ में पढ़ाई करते हैं। युक्जी की माँ उन दोनों और जिएन के लिए लाल, हरे और पीले रंग के स्वेटर बुनती हैं। जब वे तीनों उसे पहनते हैं तो सब हंसने लगते हैं क्योंकि वे ट्रैफिक लाइट जैसे दिख रहे थे। युक्जी के पिता कंप्यूटर के बजाय एक स्टडी मशीन लेकर आते हैं, जिसे देखकर वह चिढ़ जाती है। उसका भाई उसके लिए एक इलेक्ट्रिक बेडशीट तैयार करता है, लेकिन जैसे ही युक्जी उसे बिछाती है, अंदर से एक नकली सांप निकलता है और वह बुरी तरह डर जाती है। कहानी का अगला हिस्सा। अगले दिन स्कूल में हेडमास्टर टीचर कान को बुरी तरह डांटते हैं क्योंकि बाकी क्लास के एक्सपेरिमेंट सफल रहे, लेकिन उनकी क्लास में धमाका हो गया। टीचर कांग अपनी क्लास का बचाव करते हुए कहते हैं कि उन्हें हान पर पूरा भरोसा है, उसने सब कुछ सही किया होगा।
हान घबरा जाता है, लेकिन जियन टीचर कान को यकीन दिलाता है कि पूरी क्लास उनके साथ खड़ी है। बदकिस्मती से केमिस्ट्री टीचर को नौकरी से निकाल दिया जाता है और क्लास से ओपन क्लास एक्सपेरिमेंट का मौका छीन लिया जाता है। उस रात युक्ची वही इलेक्ट्रिक बेडशीट पैक करती है और जियन के लिए खाना लेकर स्कूल पहुंच जाती है। दादी के बताए इशारे पर वह जियन को केमिस्ट्री लैब में ढूंढ लेती है। वह पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है, तो जियन बताता है कि वह दोबारा एक्सपेरिमेंट करके हान को बेगुनाह साबित करना चाहता है। युक्ची उसे स्वेटर के नाप के लिए सीधे खड़े होने को कहती है। नाप लेते वक्त दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। जियन घबरा कर उसे पीछे धकेल देता है और बहाना बनाता है कि उसकी दादी इंतजार कर रही हैं। वह जाने का नाटक करता है, लेकिन छुपकर वहीं रुक जाता है ताकि युक्ची की रखवाली कर सके। दरअसल उसे डर है कि वह युक्ची और गिलोन के बीच न आ जाए। अगले दिन जियन सबके सामने वही एक्सपेरिमेंट दोबारा करके दिखाता है और साबित कर देता है कि हान से कोई गलती नहीं हुई थी। हेडमास्टर खुश होकर ओपन क्लास की मंजूरी दे देते हैं। जियन क्लास को बताता है कि अब सेल्फ स्टडी का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है, जिसे सुनकर सब गुस्सा हो जाते हैं। बाद में सभी छात्र गिलोन की मां द्वारा भेजी गई कॉमिक्स पढ़ने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वे टीचर कान की बात भी नहीं सुनते। गुस्से में कान सारी कॉमिक्स छीन लेते हैं और युक्ची को रोमांटिक कॉमिक पढ़ने के लिए डांटते हैं। जब वे गिलोन की कॉमिक्स लेते हैं तो गिलोन विरोध करता है कि ये उसकी मां का तोहफा है। तभी हुई आगे आती है और टीचर को समझाती है कि ये कॉमिक्स उन लोगों के लिए कितनी ज़रूरी हैं। उसकी बात सुनकर कान कॉमिक्स वापस कर देते हैं, जिससे गिलोन हैरान रह जाता है। बाद में जियन गिलोन से सीधा सवाल करता है, अगर तुम्हें हुई पसंद नहीं है तो क्या तुम युक्ची को पसंद करते हो? गिलोन मजबूती से जवाब देता है, मैं और युक्ची बचपन के साथी हैं और मुझे अपना रिश्ता किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसी बीच युक्ची जियन को बुलाती है और वे दोनों स्टाफ रूम के बाहर जाकर छुपकर बातें सुनने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि टीचर कान स्कूल छोड़ रहे हैं। कान खुद सारा इल्ज़ाम अपने सिर ले लेते हैं और कहते हैं कि इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं थी, इसलिए सज़ा उन्हें ही मिलनी चाहिए। स्कूल खत्म होने के बाद युक्ची, जियन और गिलोन टीचर कान के घर जाते हैं, लेकिन वे उन्हें एक स्टॉल पर शराब पीते हुए पाते हैं। गिलोन अपनी पिछली बदतमीजी के लिए उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि वे जानते हैं कि कान ने उनके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। वे उनसे गुजारिश करते हैं कि वे जाने से पहले अपना आखिरी ओपन क्लास लेक्चर ज़रूर दें। बच्चों का प्यार देखकर कान मान जाते हैं। पूरी क्लास इस आखिरी मौके के लिए जी जान से पढ़ाई करती है और बहुत शानदार परफॉर्म करती है। हेडमास्टर की मौजूदगी में टीचर कांग अपना आखिरी लेक्चर देते हैं। लेक्चर खत्म करने के बाद कांग गिलोन और युक्ची से माफ़ी मांगते हैं और वादा करते हैं कि भले ही वे अब उनके टीचर न रहें, लेकिन वे हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। ये सुनकर पूरी क्लास की आंखें नम हो जाती हैं और सभी छात्र बहुत भावुक हो जाते हैं। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि टीचर कांग ने रात भर जागकर खुद वह एक्सपेरिमेंट दोबारा किया था। उन्होंने साबित कर दिया था कि हान से कोई गलती नहीं हुई और हेडमास्टर को सारी सच्चाई बता दी थी। वर्तमान में जैसे ही कान विदा लेते हैं, पूरी क्लास तालियों से गूंज उठती है। अगले दिन कान क्लास में एक अच्छी और एक बुरी खबर लेकर आते हैं। बुरी खबर ये थी कि अच्छे नंबरों के बावजूद किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छी खबर ये थी कि उन्हें फिर से इन बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल गया है। ये सुनकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उस रात जियन को युक्ची का दिया हुआ टिफिन और वह इलेक्ट्रिक बेडशीट मिलती है। वह युक्ची का शुक्रिया अदा करने के लिए उसे फ़ोन करता है, लेकिन बात शुरू करने के लिए वह होमवर्क का बहाना बनाता है। युक्ची 2 बार तो धैर्य से जवाब देती है, लेकिन तीसरी बार उसका फ़ोन इग्नोर कर देती है। हार मानकर जियन उसके घर के लैंडलाइन पर फ़ोन करता है ताकि उसे उस कॉमिक के बारे में बता सके जो कांग ने छीन ली थी, लेकिन फ़ोन युक्ची की माँ उठा लेती हैं और कॉमिक की बात सुनकर युक्ची को जमकर डांट पड़ती है। उधर जियन मजे से पकौड़े डम्पलिंग्स खाते हुए इस बात से बिल्कुल बेखबर होता है कि उसकी वजह से युक्ची मुसीबत में पड़ गई है। अगले दिन युक्ची और गिलोन एक दूसरे से अपने किचन बदलते हैं, जिसे देखकर जियन का दिल फिर से बैठ जाता है और वह उदास हो जाता है। पढ़ाई खत्म करने के बाद जेन युगी को घर छोड़ने जाता है। वह उससे वादा करता है कि अगर युगी के मार्क्स अच्छे आए तो वह उसे एक प्यारा सा गिफ्ट देगा। युगी भी जेन से बिल्कुल यही वादा करती है। परीक्षा का परिणाम। दूसरी तरफ गिलोन को उसके पिता से एक नया कंप्यूटर मिलता है। वह अपनी माँ से ऑनलाइन चैट करता है और मन लगाकर पढ़ाई में जुट जाता है। जब परीक्षा का रिजल्ट आता है तो जेयान टॉप करती है। गिलोन के मार्क्स थोड़े कम आते हैं,
लेकिन उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है। जब गिलोन देखता है कि हुई अपने कम मार्क्स की वजह से उदास है, तो वह उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसके लिए एक इंग्लिश कोर्स बुक करता है। वह हुई को एक मैगजीन में ग्लव्स दिखाता है और कहता है कि वह अपनी माँ के लिए इन्हें खरीदना चाहता है। हुई वादा करती है कि वह उसके लिए ये ग्लव्स जरूर खरीदेगी। वादे के मुताबिक योगी जेन को गिफ्ट में स्केटिंग शूज देती है। जेन ने भी योगी के लिए एक खूबसूरत पिंक हेयर क्लिप सोची थी, लेकिन इन वक्त पर वह हिचकिचा जाता है। वह योगी से झूठ बोल देता है कि वह उसका गिफ्ट स्कूल में ही भूल गया है। तभी गिलोन के पिता उसे एक सूट खरीदने के लिए पैसे देते हैं, क्योंकि उसकी माँ जल्द ही उससे मिलने आने वाली थी। गिलोन योगी को मना लेता है कि वह जेन के साथ स्केटिंग पर जाने के बजाय उसके साथ चले। जेन स्केटिंग रिंक पर योगी का इंतजार करता रहता है। जब तक योगी वहां पहुंचती है, जेन जा चुका होता है। हालांकि बाद में जेन उसे भरोसा दिलाता है कि वह कल उसे उसका गिफ्ट जरूर दे देगा। आखिरकार गिलोन अपनी माँ से मिलता है। वह अपनी माँ को वही दस्ताने गिफ्ट करता है जो उसने खुद मेहनत से बनाए थे। कहानी के अंत में जेन योगी से मिलने उसके घर जाता है और दोनों मजे से रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब योगी की माँ जेन को गिलोन और योगी के बचपन की तस्वीरें दिखाती हैं। उन्हें साथ देखकर जेन को काफी जलन और बुरा महसूस होता है। तभी पूरा ग्रुप गिलोन की माँ से मिलने एक होटल जाता है। गिलोन की माँ सबके लिए तोहफे लाती हैं, लेकिन वह गिलोन और योगी के लिए मैचिंग हैट्स देती हैं। ये देखकर जेन उदास हो जाती है, फिर भी सब साथ मिलकर तस्वीरें खींचवाते हैं। जेन की नाराजगी और प्यारा तोहफा। घर वापस आकर योगी जेन के साथ होमवर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन जेन उसे झिड़क देता है क्योंकि वह अभी भी उन तस्वीरों को लेकर गुस्से में था। योगी वहां से चली जाती है और ग्रुप फोटो वहीं छोड़ देती है। जब जेन उस फोटो को ध्यान से देखता है, तो उसे एहसास होता है कि पूरी भीड़ में योगी सिर्फ उसे ही देख रही थी। जेन तुरंत उसे ढूंढने भागता है और आखिरकार उसे वो पिंक हेयर क्लिप दे देता है। योगी क्लिप पाकर खुशी से झूम उठती है और दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। दूसरी ओर गिलोन खुशी खुशी अपनी माँ को घर लाता है और उनके लिए खाना बनाने लगता है। लेकिन तभी उसकी माँ उसे एक कड़वा सच बताती है। वह जल्द ही दूसरी शादी करने वाली है और चाहती है कि गिलोन उनके साथ ही रहे। ये सुनकर गिलोन का दिल टूट जाता है और वह गुस्से में खुद को कमरे में बंद कर लेता है। योगी घबराकर मदद के लिए सभी दोस्तों को बुलाती है। जेन खिड़की तोड़कर कमरे के अंदर घुसता है और देखता है कि गिलोन अपनी माँ की तस्वीर पकड़कर फूट फूट कर रो रहा है। जेन पूरी रात गिलोन का साथ देने के लिए वहीं रुक जाता है। अगली सुबह योगी अपनी पढ़ाई कर रही होती है। गिलोन ने कल से कुछ नहीं खाया था, इसलिए योगी की माँ प्यार से उसके लिए खाना भिजवाती है ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो। गिलोन गुस्से में जेन को वहां से चले जाने को कहता है, लेकिन जेन भी जिद पर अड़ा है। वह साफ कह देता है कि जब तक गिलोन दरवाजा नहीं खोलेगा, वह कहीं नहीं जाएगा। जेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि एक दोस्त होने के नाते वह उसे भूखा नहीं देख सकता, पर गिलोन अभी भी अपनी बात पर अड़ा रहता है। इधर हान और मेलिन योगी के घर किताबें पहुंचाने आते हैं, क्योंकि योगी और गिलोन दोनों ही उस दिन स्कूल नहीं गए थे। योगी की माँ ये सुनकर भड़क जाती है, लेकिन योगी उन्हें समझाती है कि वह सिर्फ गिलोन के लिए परेशान थी। गिलोन अब अपने पिता के कमरे में जाकर छिप जाता है। कोई रास्ता न देख योगी एक सीक्रेट प्लान बनाती है। वह मिन से कहती है कि वह एक अलग आईडी से गिलोन से चेक करे और उसे खुश करने की कोशिश करे। पूरा दिन चेक करने के बाद धीरे धीरे गिलोन के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आने लगती है। जेन देखता है कि गिलोन ने अभी भी कुछ नहीं खाया है, तो वह खुद सब्जियां काटकर खाना बनाने की ठान लेता है। हालांकि ये साफ दिख रहा था कि जेन ने लाइफ में कभी खाना नहीं बनाया। खाना बनाते समय जेन के गले में पड़ा एक खास पत्थर जमीन पर गिर जाता है। वह पत्थर जेन के लिए बहुत कीमती था। उसे ढूंढने में गिलोन उसकी मदद करता है, जिससे दोनों के बीच की कड़वाहट कम होने लगती है। तभी जेन की नज़र गिलोन के कमरे में रखे कुछ कार्ड्स पर पड़ती है। गिलोन बताता है कि उसने ये कार्ड्स इसलिए जमा किए थे ताकि 1000 युआन इकट्ठा करके जापान जा सके, पर अब वह सपना टूट चुका है। जेन हार नहीं मानता और गिलोन को कार्ड्स जमा करना जारी रखने के लिए मना लेता है। वे हिसाब लगाते हैं कि उन्हें कितने कार्ड्स चाहिए और तुरंत हान को कॉल करके नूडल्स के ढेर सारे पैकेट मंगवाते हैं। कार्ड्स निकालने की जल्दी में दोनों दोस्त कच्चे नूडल्स ही खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतने सारे नूडल्स खाने का नतीजा ये होता है कि दोनों की तबीयत बिगड़ जाती है और वे पागलों की तरह वॉशरूम की तरफ भागते हैं। उस रात योगी जेन की दादी से मिलने जाती है।
दादी उसे एक भावुक सच बताती है, जेन के गले में जो पत्थर है वह उसके माता पिता की आखिरी निशानी है। जब जेन सिर्फ 3 महीने का था तब एक हादसे में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वे ये पत्थर उसे जन्मदिन के तोहफे के रूप में देना चाहते थे पर दे न सके। युगी यह सुनकर भावुक हो जाती है। वह मीन की मदद से गिलोन को समझाती है कि दुनिया में किसी की भी जिंदगी परफेक्ट नहीं होती। वह गिलोन से कहती है, हमें पुरानी कड़वाहट में डूबे रहने के बजाय अच्छे पलों को संजोना चाहिए। गिलोन को तुरंत एहसास होता है कि युगी असल में जेन के संघर्षों की बात कर रही है। प्रेरित होकर वह जेन को कॉल करता है और अगले दिन साथ स्कूल चलने को कहता है। जेन, जो पिछले 2 दिनों से गिलोन के लिए परेशान था, ये सुनकर राहत की सांस लेता है और खुशी खुशी मान जाता है। अगले दिन तीनों दोस्त मुस्कुराते हुए स्कूल जाते हैं। रास्ते में गिलोन को अपनी साइकिल पर एक फुटबॉल मिलती है। उसे लगता है कि ये युगी ने रखी है और वह उसे साथ ले लेता है। स्कूल पहुंचने पर टीचर घोषणा करते हैं कि जेन ने एक और इनाम जीता है और उसे प्राइज मनी दी जाती है। इसके बाद टीचर 2 खबरें सुनाते हैं। अच्छी खबर, स्कूल में 3 दिन की छुट्टियां होने वाली हैं। बुरी खबर, छुट्टियों के ठीक बाद मोरल टेस्ट होगी। सभी छात्र जोश के साथ पढ़ाई में जुट जाते हैं। 3 दिन बाद परीक्षा खत्म होती है और गिलोन अपनी मां की शादी के लिए जापान जाने की तैयारी करता है। जाते समय वह युगी से वादा करता है, अगली बार मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलूंगा। वापस स्कूल में टीचर बताते हैं कि टेस्ट में किसी ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, इसलिए पेरेंट्स मीटिंग बुलानी पड़ेगी। मीन की मां उसके कम मार्क्स देखकर आग बबूला हो जाती है और मीन के पेट दर्द की शिकायत को भी अनसुना कर देती है। हान के पिता उसे डांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हान बड़ी चतुराई से अपने पिता को ही ब्लैकमेल कर देता है और डांट से बच निकलता है। कहानी में तब एक गंभीर मोड़ आता है जब युगी के पिता उसके कम मार्क्स के बारे में बात करने के लिए स्कूल में टीचर से मिलते हैं। युगी पहले से ही परेशान थी और मार्क्स की चिंता उसे और सताने लगती है। इधर जेन के घर एक पार्सल आता है। इसमें वही मिठाइयाँ थीं जो उसकी दादी ने पैक की थीं। जेन अपनी दादी को समझाता है कि उन्होंने ये पार्सल जहाँ भी भेजा है वहाँ अब कोई नहीं रहता, या तो वे लोग अब इस दुनिया में नहीं है या जगह छोड़ चुके हैं। जब जेन अपनी दादी से पूछता है कि उन्होंने ये क्यों भेजा, तो दादी साफ इनकार कर देती हैं। वह कहती हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं भेजा। जेन हैरान रह जाता है क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से उन्हें पार्सल पैक करते देखा था। दादी की बातों से जेन को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह बिना उन्हें डराए चुपचाप चेकअप के बहाने अस्पताल ले जाता है। वहां टेस्ट के बाद डॉक्टर एक दिल दहला देने वाली खबर सुनाते हैं, दादी को अल्जाइमर नाम की बीमारी है। इस बीमारी में इंसान धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है। ये सुनकर जेन का दिल टूट जाता है, लेकिन वह अपनी दादी के सामने अपनी आंखों के आंसू छिपा लेता है ताकि उन्हें दुख न हो। वह उनके सामने सामान्य दिखने की कोशिश करता है, पर अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। दूसरी तरफ युगी अपने खराब मार्क्स को लेकर बहुत ज्यादा दुखी है। वह रोते हुए मेलिन के पास भागती है। दोनों सहेलियां एक दूसरे को पकड़कर खूब रोती हैं, क्योंकि दोनों ही अपने अपने हालातों से परेशान थीं। गिलोन जापान से वापस आता है और युगी को एक खूबसूरत हेयर क्लिप तोहफे में देता है। वह उसे वह फुटबॉल भी दिखाता है जो उसे अपनी साइकिल पर मिली थी। युगी उसे सच बताते हुए कहती है कि वह फुटबॉल उसने नहीं दी थी। तभी कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है। हुई अपनी बैले परफॉर्मेंस के लिए हांगकांग गई थी। वहां उसे अपने टीचर से पता चला कि गिलोन बहुत परेशान है और उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। हुई इतनी चिंतित हो गई कि वह अपनी परफॉर्मेंस कैंसिल करना चाहती थी। जब स्टेज पर उसकी बारी आई तो वह पहले नर्वस थी, लेकिन गिलोन के साथ बिताए पलों को याद करके उसने एक शानदार परफॉर्मेंस दी। बाद में वह युगी से मिलती है और अपनी काबिलियत की शेखी बघारती है, लेकिन उसे दुख है कि गिलोन उसे नोटिस नहीं करता। युगी उसे समझाती है कि उसे अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। जब हुई पूछती है कि क्या युगी और गिलोन के बीच कुछ है, तो युगी साफ कर देती है कि वे सिर्फ दोस्त हैं। ये सुनकर हुई बहुत खुश हो जाती है। युगी को अब समझ आता है कि हुई गिलोन को बहुत अच्छी तरह जानती है। वह गिलोन को बताती है कि वह फुटबॉल हुई ने ही उसे दी थी क्योंकि उसे पता था कि गिलोन को फुटबॉल पसंद है। अगले दिन स्कूल में हुई की मां टीचर को बताती है कि हुई के पास हांगकांग बैले में शामिल होने का सुनहरा मौका था, जिससे उसे बिना स्कूल पूरा किए ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती। लेकिन हुई ने मना कर दिया क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। सुबह जल्दी उठकर जेन अपनी दादी की सुरक्षा के लिए उन्हें घर में लॉक कर देता है और अपना स्टॉल लगाने चला जाता है।
काम के बाद वह इंटरनेट पर अल्जाइमर के इलाज के लिए जड़ी बूटियों के बारे में रिसर्च करता है। तभी हान वहां आता है और जब वह जेन को जड़ी बूटियां ढूंढते देखता है तो उसे चिंता होती है। जेन उसे अपनी दादी की बीमारी के बारे में सब सच बता देता है। इसी बीच युगी के घर से एक बहुत अच्छी खबर आती है। चियाओ को स्कॉलरशिप मिल गई है और अब वह MIT में पढ़ाई करने जाएगा। चियाओ के माता पिता उसकी MIT स्कॉलरशिप की खबर सुनकर फूले नहीं समाते, लेकिन चियाओ उन्हें ये कहकर चौंका देता है कि वह पढ़ाई के बजाय अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है। ये सुनकर उसके माता पिता काफी गुस्सा हो जाते हैं। अगले दिन स्कूल में गिलोन हुई को उस फुटबॉल के लिए शुक्रिया कहता है, जिससे हुई के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। गिलोन उससे कंपटीशन के बारे में पूछता है, लेकिन हुई चुप रहती है। असल में उसने वह बड़ा मौका गिलोन के लिए ही छोड़ा था, पर गिलोन को लगता है कि शायद वह अपनी कमजोर इंग्लिश की वजह से हार गई। वह उसे अगली बार के लिए मदद करने का वादा करता है, जिसे हुई खुशी खुशी मान लेती है। इधर युगी संगीत सीखने से मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसके मार्क्स नहीं सुधरेंगे। अगले दिन जब युगी स्कूल नहीं पहुंचती तो जेन, गिलोन और उसके माता पिता उसे ढूंढने निकलते हैं। वह हान के घर पर मिलती है। वह अपनी मां के पढ़ाई के दबाव से बहुत दुखी थी। वहां युगी की मां एक बड़ा फैसला लेती हैं। वह नरमी से कहती है कि अब से युगी और चियाओ अपने भविष्य के फैसले खुद करेंगे। वह उन्हें याद दिलाती है कि अगर कभी उनके फैसले गलत साबित हों तो घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। अगले दिन सभी दोस्त मिलकर जेन की दादी की स्टॉल पर उनकी मदद करते हैं, क्योंकि अब सबको उनकी बीमारी के बारे में पता चल चुका था। बाद में युगी अपनी मां को उनके जन्मदिन पर विश करने जाती है, लेकिन उसकी मां उसे नजरअंदाज कर देती है। मां को खुश करने के लिए युगी वही वॉयलिन बजाने की कोशिश करती है जो मां ने उसे दिया था, लेकिन वह इतना बेसुरा होता है कि उसके पिता उसे रोक देते हैं। अकेलापन महसूस करते हुए युगी जेन के पास जाती है और कहती है कि वह अपने परिवार से जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही। जेन उसे समझाता है कि उसके पास तो अपने माता पिता की यादें तक नहीं हैं, पर युगी के माता पिता उससे प्यार करते हैं। जब युगी घर लौटती है तो घर खाली और बिखरा हुआ मिलता है। गलती से खुद को घर के बाहर लॉक करने के बाद उसे एक दर्दनाक सच्चाई पता चलती है। उसकी मां की नौकरी छूट चुकी है और अब वह गुजारे के लिए सफाई कर्मचारी का काम कर रही है। जेन चुपचाप युगी के पीछे जाता है ताकि वह सुरक्षित रहे, लेकिन जब युगी अपनी मां को एक सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते देखती है तो उसका दिल बैठ जाता है। वह फूट फूट कर रोने लगती है। जेन और गिलोन उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन युगी का दुख कम नहीं होता। उसे ये देखकर बहुत तकलीफ होती है कि उसकी मां, जो कभी इतने ऊंचे पद पर थी, आज ये काम करने को मजबूर है। अगले दिन खबर आती है कि कई वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया गया है। गिलोन के पिता भी अब दूसरे शहर जाकर काम करने की योजना बना रहे हैं। युगी की मां शर्मिंदगी की वजह से अपनी बेटी का सामना करने से हिचकिचाती है, लेकिन युगी के पिता उन्हें समझाते हैं कि जिंदगी की चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। तभी एक बड़ा राज खुलता है। जेन जब गिलोन के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि फैक्ट्री के डायरेक्टर ने गिलोन के पिता पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था। और सबसे बड़ी बात, युगी की मां को इसलिए निकाला गया क्योंकि उन्होंने गिलोन के पिता का साथ दिया था। सच्चाई जानकर सभी दोस्त गुस्से से भर जाते हैं और उस भ्रष्ट डायरेक्टर को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। वे एक जबरदस्त प्लान बनाते हैं। मिलान सबसे पहले डायरेक्टर का ध्यान भटकाती है। गिलोन जानबूझकर डायरेक्टर से जा टकराता है। जेन मौका देखते ही डायरेक्टर का चश्मा तोड़ देता है। हान उस पर गंदा पानी फेंक देता है, जिससे घबराकर डायरेक्टर लेडीज वॉशरूम में घुस जाता है और वहां उसकी जमकर धुनाई होती है। सब वहां से बड़ी चालाकी से भाग निकलते हैं। बाद में युगी को पता चलता है कि उस धोखेबाज डायरेक्टर को सच में नौकरी से निकाल दिया गया है। अपनी मां और गिलोन के पिता के साथ हुए अन्याय का बदला लेकर सभी दोस्त बहुत सुकून महसूस करते हैं। युगी धीरे धीरे जिंदगी को गले लगा रही है। वह जेन से गाना सिखाने के लिए कहती है और दोनों साथ में काफी अच्छा समय बिताते हैं। इधर घर पर युगी को चिंता है कि उसकी मां ठीक से खाना नहीं खा रही हैं और घर के कामों से कतरा रही हैं। गिलोन मदद की पेशकश करता है, लेकिन युगी ठान लेती है कि वह अपनी मां का दिल खुद जीतेगी। उसी रात हान अपने पिता से झगड़ा करके गिलोन के घर रहने आ जाता है। दूसरी तरफ युगी अपनी मां के लिए दलिया और एक प्यारा सा नोट छोड़ती है। वह वही वॉयलिन वापस रख देती है और अपनी मां के लिए एक गाना गाती है, जिसे सुनकर उसकी मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनका दिल पिघल जाता है। जेन के लिए मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं।
वह घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी दादी अल्जाइमर की वजह से पूरी तरह भ्रमित है। वह जेन को पहचान नहीं पाती और उसे अपना बेटा समझ बैठती है। जेन भारी मन से ये सब सहन करता है। स्कूल में मेलान योगी को जेन के नाम से चिढ़ाती है और उसे सलाह देती है कि उसे जेन को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। इसी बीच चियाओ भी वहां आता है। योगी नोटिस करती है कि हान, गिलोन और जेन आपस में कुछ गुपचुप बातें कर रहे हैं। उसे शक होता है कि ये तीनों कुछ छिपा रहे हैं। असल में ये लड़के मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। चियाओ अजीबोगरीब हैट्स लेकर हान के पिता के पास बेचने जाता है, लेकिन वे उसे डांटकर भगा देते हैं। जब योगी चियाओ को एक अजीब टोपी पहने देखती है तो चियाओ झूठ बोल देता है कि वह डेट पर जा रहा है। सच्चाई ये थी कि यह पूरा ग्रुप मिलकर उन टोपियों को बेचने के मिशन पर निकला था। लेकिन तभी उनकी किस्मत खराब निकलती है। टोपियां बेचते समय अचानक उनके हेडमास्टर सामने आ जाते हैं। जैसे ही हेडमास्टर उन्हें पहचानते हैं, सब अपनी जान बचाकर वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। हेडमास्टर से बचकर भागते हुए योगी और जेन एक जगह छिप जाते हैं। यहाँ योगी हिम्मत जुटाकर जेन से पूछती है, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? जेन ईमानदारी से कबूल करता है कि हाँ, वह किसी को पसंद करता है। लेकिन इससे पहले कि वह नाम बताता, गिलोन वहां पहुंच जाता है और बात अधूरी रह जाती है। दूसरी तरफ मीन चियाओ को अपनी साइकिल पर घर छोड़ने जाती है। योगी उनकी हरकतों को देख लेती है और उसे एहसास होता है कि मीन को उसके भाई चियाओ पर क्रश है। इधर हान बहुत दुखी है। आज उसके पिता की वजह से वह और उसके दोस्त मुसीबत में पड़ते पड़ते बचे थे। वह अपनी मां को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पिता उसे एक कड़वा सच बताते हैं, अब इस परिवार में सिर्फ वे दोनों ही बचे हैं। ये सुनकर हान पूरी तरह सन्न रह जाता है। अगले दिन चियाओ और गिलोन योगी के घर जाते हैं, जहां योगी के पिता उन्हें जमकर डांटते हैं। हेडमास्टर ने उन्हें हैक वाले वाकये के बारे में सब बता दिया था। गिलोन अपनी गलती मानता है और वादा करता है कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। चियाओ को भी पढ़ाई छोड़कर बिजनेस करने के लिए डांट पड़ती है। लेकिन तभी चियाओ सबको चौंका देता है। वह कहता है कि अब वह पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहता है। ये सुनकर उसके माता पिता को बड़ी राहत मिलती है। चियाओ गर्व से अपने बचाए हुए पैसे दिखाता है और कहता है कि वह अपने खर्चे खुद उठाएगा। बातों बातों में गिलोन योगी के माता पिता से कोंगजू में रहने वाले अपने पिता के बारे में पूछता है और वे उसे भरोसा दिलाते हैं कि सब ठीक है। अगले दिन स्कूल में टीचर एक नई घोषणा करते हैं, दूसरी मॉरल एग्जाम शुरू होने वाली है और इस बार स्टूडेंट्स को जोड़ियों में परीक्षा देनी होगी। स्कूल में टीचर परीक्षा के लिए जोड़ियां बनाते हैं। जेन और योगी एक साथ हैं और गिलोन और हुई एक साथ। बेचारी मिलान अकेली रह जाती है क्योंकि वह घर पर ट्यूशन पढ़ती है। इसी बीच हान अपने माता पिता के तलाक की खबर से बहुत टूट चुका है और उसके दोस्त उसे संभालने की कोशिश करते हैं। स्कूल के बाद योगी देखती है कि जेन किसी लड़की के साथ कहीं जा रहा है। जलन के मारे वह उसका पीछा करती है और गुस्से में उसे खरी खोटी सुनाकर वहां से भागने लगती है। लेकिन जल्दबाजी में वह अपनी साइकिल से गिर जाती है। तभी उसकी नज़र अपनी मां पर पड़ती है, जो अब मीटबॉल का स्टॉल लगा रही थी। अपनी मां को इस हाल में देखकर योगी का दिल फिर से भर आता है। दूसरी तरफ गिलोन पढ़ाई पूरी करने के बाद हुई को उसके घर छोड़ने जाता है, जिससे हुई बहुत खुश होती है। जेन योगी को फोन करता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाती। आखिरकार जेन उसके घर पहुंच जाता है। योगी गुस्से में उसे घर जाने को कहती है, पर जेन साफ कर देता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। योगी ऊपर जाने लगती है और दिखावा करती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जेन उसे सीढ़ियों पर रोकता है और समझाता है कि जिस लड़की को उसने देखा था वह उसकी मिन की आंटी थी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। अपनी बात खत्म करते ही जेन प्यार से योगी के माथे को किस लेता है। ये प्यारा पल योगी की सारी नाराजगी दूर कर देता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगली सुबह जेन की नींद खुलती है तो वह देखता है कि उसकी दादी अजीब व्यवहार कर रही हैं। बीमारी की वजह से उन्हें लग रहा है कि आज जेन की शादी है। इधर बाजार में जेन के दोस्त परेशान हैं क्योंकि उसने आज अपना स्टॉल नहीं लगाया था। जब वे स्कूल में मिंग से मिलते हैं तो उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। जेन अब एक फैक्ट्री में पार्ट टाइम काम करने लगा है ताकि वह घर का खर्च और दादी का इलाज करा सके। जब दोस्तों को पता चलता है कि जेन फैक्ट्री में काम कर रहा है तो सब उसकी मदद के लिए वहां पहुंच जाते हैं। जेन उन्हें चेतावनी देता है कि यहाँ के केमिकल वाले पूल से दूर रहें, लेकिन दोस्त कहाँ मानने वाले थे। सब मिलकर काम में जुट जाते हैं। उधर
योगी अपनी माँ के स्टॉल पर जाती है और चुपचाप सारे मीट बॉल्स खरीद लेती है ताकि उसकी माँ जल्दी घर जा सके। माँ अपनी बेटी का ये प्यार देखकर भावुक हो जाती है। योगी उन्हें सुझाव देती है कि अगर वह अपना स्टॉल स्कूल के पास लगाएंगी तो उसके सारे दोस्त उनकी मदद करेंगे। रात को पढ़ाई करते समय योगी रेडियो सुन रही होती है। उसे पता चलता है कि रेडियो स्टेशन लोगों के लव लेटर्स पढ़ रहा है। योगी भी अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोती है और एक चिट्ठी लिखती है। अगले दिन सब फिर से जेन की मदद करने पहुंचते हैं। काम के बीच में जेन और गिलोन हान को अंग्रेजी के शब्द सिखाते हैं। हान बड़े मज़ेदार अंदाज में इंग्लिश में मोल भाव करके दिखाता है, जिसे देखकर सब लोटपोट हो जाते हैं। काम खत्म होने पर जेन को उसकी पहली सैलरी मिलती है। वह सबको पार्टी देना चाहता है, लेकिन दोस्त उसे पैसे बचाने के लिए कहते हैं। अपने दोस्तों का इतना निस्वार्थ प्यार देखकर जेन निशब्द रह जाता है। योगी जेन की दादी के लिए अपनी माँ के बनाए मीटबॉल्स लेकर आती है। दादी की याददाश्त धुंधली थी, वह जेन को अपना बेटा और योगी को अपनी बहू समझ लेती हैं। वह बड़े लाड़ से योगी को खाना खिलाती है और उसे अपने परिवार का हिस्सा मान लेती हैं। तभी दादी बड़े प्यार से जेन का हाथ योगी के हाथ में थाम देती हैं। ये देखकर योगी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। कहानी के अंत में जेन और योगी घर की छत पर बैठकर साथ में पढ़ाई करते हैं। योगी के जाने के बाद जेन अपनी काबिलियत का एक और नमूना दिखाता है। उसने एक किताब पढ़कर खुद एक मसाज मशीन तैयार की है, जिससे वह अपनी दादी की मालिश करता है। उसे उम्मीद है कि इससे दादी की अल्जाइमर की बीमारी बढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी। अपनी दादी के लिए जेन का ये प्यार और मेहनत देखकर किसी का भी दिल भर आए। इधर गिलोन योगी के घर पर पढ़ाई कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र वहां रखी कुछ दवाइयों पर पड़ती है। वह फौरन पूछता है कि क्या कोई बीमार है। योगी के पिता बात छिपाने के लिए झूठ बोल देते हैं कि ये दवाइयाँ चियाओ के लिए हैं क्योंकि उसे अमेरिका जाना है। लेकिन जल्द ही गिलोन को एक बातचीत के जरिए असली और कड़वा सच पता चल जाता है, उसके अपने पिता बहुत बीमार हैं। ये सुनते ही गिलोन परेशान हो जाता है और बिना वक्त गंवाए फौरन घर जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर लेता है। उस शाम योगी गिलोन का सामान पैक करने में उसकी मदद करती है। पैकिंग करते समय गिलोन उसे बताता है कि उसके पास 2 टिकटें हैं। योगी उसे कल स्टेशन पर इंतजार करने के लिए कहती है और वादा करती है कि वह वहां जरूर आएगी। ये सुनकर गिलोन के मायूस चेहरे पर एक उम्मीद भरी मुस्कान आ जाती है। अगली सुबह गिलोन इंतजार करता है, लेकिन योगी की जगह वहां हुई पहुंचती है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गिलोन को घर पर न पाकर हुई योगी के पास गई थी। योगी ने ही हुई को उन 2 टिकटों के बारे में बताया और हुई साथ जाने के लिए तैयार हो गई। जब वे गिलोन के पिता के घर पहुंचते हैं तो दरवाजे पर गिलोन हुई से अपना हेयरबैंड हटाने को कहता है, लेकिन हुई मना कर देती है और कहती है कि उसने इसे 10 युआन में खरीदा है। अपने पिता की बिगड़ती हालत और शहर की खराब स्थिति देखकर गिलोन बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ जेन अपने पार्ट टाइम काम पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन दादी उसे रोक लेती हैं। योगी कहती है कि वह दादी के पास रुकेगी ताकि जेन अपने दोस्तों के साथ काम पर जा सके। वापसी के रास्ते में मीन की माँ उसे डांटती है, जिससे वह उदास हो जाती है। जेन की दादी योगी के लिए डिम्पलिंग्स बनाने जाती हैं, लेकिन जब वे वापस आती हैं तो उनके पास सिर्फ उबलते पानी का बर्तन होता है और गलती से वह पानी योगी पर गिर जाता है। जेन तभी अंदर आता है और तुरंत योगी को अस्पताल ले जाता है। गिलोन अपने पिता की देखभाल करता है, फिर बाहर हुई से मिलने जाता है, जो उसका इंतजार कर रही थी। वह उसे बैले एप्लीकेशन फॉर्म देता है जो उसने उसके लिए भरा था। हुई परेशान हो जाती है और पूछती है कि वह उसे यह क्यों दे रहा है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पिछली बार हुई को घर छोड़ने के बाद गिलोन उसकी मां से मिला था। उसकी मां ने बताया था कि हुई ने बैले प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था और उसे हांगकांग जाने का मौका मिला था, लेकिन उसने गिलोन और अपने दोस्तों के लिए उसे छोड़ दिया। वर्तमान में गिलोन हुई को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है और वह रोने लगती है। फिर वह उसे लाल बैले जूते देता है जो वह जापान से लाया था, जिससे वह बहुत खुश हो जाती है। परीक्षा का दिन आता है और गिलोन और योगी साथ में परीक्षा देने जाते हैं। योगी की माँ उसे शांति से पेपर लिखने के लिए प्रोत्साहित करती है, हालांकि वह खुद बहुत घबराई हुई है। दूसरी ओर हम हुई को हांगकांग में वही जूते पहनकर बैले डांस करते हुए देखते हैं जो गिलोन ने उसे दिए थे। कुछ दिन बीत जाते हैं और परीक्षा के परिणाम घोषित हो जाते हैं। योगी घर लौटती है, अपना रिजल्ट माता पिता को दिखाती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। उसके माता पिता उसके नंबर देखकर खुश हैं,
लेकिन उसे अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए अब भी 20 अंकों की कमी है। तभी युगी हाथ में एक अखबार लिए कमरे से बाहर आती है और बाहर जाने से पहले उसे अपने माता पिता को दिखाती है। अखबार में एक इंटर स्कूल दौड़ प्रतियोगिता की घोषणा की गई है, जहां विजेता को 20 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। ये सुनकर उसके माता पिता खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें एहसास होता है कि अगर युगी ये दौड़ जीत जाती है तो उसे अपनी सपनों की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकता है। युगी दौड़ के लिए कड़ी मेहनत और अभ्यास शुरू कर देती है। इस बीच हान के पिता उसे बताते हैं कि उसका और उसकी मां का तलाक इसलिए हुआ क्योंकि उसकी मां एमबीए करना चाहती थी। मां एक बिजनेसवुमन है जिन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की है और वे और आगे बढ़ना चाहती थी, इसलिए वे विदेश चली गईं। जाने से पहले उन्होंने उसे 2 विकल्प दिए थे, या तो वह उनके साथ चले या उन्हें तलाक दे दे। चूंकि वह एक साधारण व्यक्ति है जो एक सरल जीवन से संतुष्ट है, इसलिए उन्होंने शहर न छोड़ने का फैसला किया, जिसकी वजह से उनका तलाक हो गया। अब उन्होंने और हान की मां ने हान को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने का फैसला किया है क्योंकि वे नहीं चाहते कि वह उनकी तरह एक साधारण जीवन जिए। वे आगे कहते हैं कि चूंकि हान का ब्लड ग्रुप उसकी मां जैसा है, इसलिए वह भी असाधारण है। फिर हम मेलन को देखते हैं, जिसने खुद को अपने घर के अंदर बंद कर लिया है क्योंकि वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा नहीं देना चाहती। उसे डर है कि वह फेल हो जाएगी। चियाओ उसे प्रोत्साहित करने आता है। चूंकि मीन उसे पसंद करती है, वह परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन सभी दोस्त इकट्ठा होते हैं और हान उन्हें बताता है कि वह विदेश जा रहा है। जब वे बात कर रहे होते हैं तब जेन वहां पहुंचता है लेकिन रुकता नहीं और घर चला जाता है। बाहर बारिश होने लगती है। घर पर दादी पिछले किसी बाढ़ को याद करके डर जाती हैं और जब बिजली चली जाती है तो वे और भी घबरा जाती हैं। जेन टॉर्च ढूंढता है लेकिन उसे नहीं मिलती, इसलिए वह दादी को अंदर रहने के लिए कहता है और टॉर्च लेने बाहर जाता है। स्कूल में बिजली जाने के बाद भी छात्र पढ़ाई जारी रखते हैं। वे मोमबत्तियां जलाते हैं और पूरी लगन से पढ़ते हैं। क्लास के बाहर हम हान को देखते हैं, जिसने स्कूल छोड़ दिया है क्योंकि वह विदेश जा रहा है। वह छात्रों को देख रहा है और उनके साथ अपनी यादें ताज़ा कर रहा है। जब जेन टॉर्च लेकर घर लौटता है तो दादी उसे पहचानने से इनकार कर देती है। वह बार बार उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता है कि वह उनका पोता है, लेकिन वे पूरी तरह मना कर देती हैं। चियाओ वहां पहुंचकर दादी को शांत करता है और जेन को बाहर जाने के लिए कहता है। जेन रोते हुए बाहर निकल जाता है। वह पूरी तरह टूट चुका है क्योंकि दादी ही उसका इकलौता परिवार है। इसी बीच युगी स्कूल के बाहर की दुकान से सामान खरीदने जाती है। वापस आते समय वह जेन को रोते हुए देखती है। वह उसे बताता है कि उसकी दादी अब उसे नहीं पहचानती और वह फूट फूट कर रोने लगता है। युगी उसे दिलासा देने के लिए गले लगा लेती है। उसी समय गिलोन क्लास में रेडियो सुन रहा होता है जहां युगी द्वारा जेन के लिए लिखा गया प्रेम पत्र पढ़ा जा रहा है। ये सुनकर गिलोन बहुत उदास हो जाता है। अगले दिन गिलोन को अपनी मां का फोन आता है जो उसे अपने साथ पढ़ाई करने के लिए जापान बुलाती है। उसका फैसला नहीं दिखाया जाता। सभी दोस्त जेन की दादी की देखभाल में मदद करने उसके घर जाते हैं। बाद में मेलन युगी की तरफ से चियाओ को कुछ देने जाती है। वे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन चियाओ ये झूठ बोलकर चला जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसका इंतजार कर रही है। मेलन उदास हो जाती है। उसे नहीं पता कि उसने झूठ सिर्फ इसलिए बोला ताकि मेलन का ध्यान पढ़ाई से न भटके। जैसे जैसे परीक्षा करीब आती है, सब कड़ी मेहनत करते हैं और युगी अपनी दौड़ के लिए गंभीर तैयारी करती है। दौड़ के दिन वह प्रथम आती है। एक दिन युगी का परिवार गिलोन के साथ टीवी देख रहा होता है। हुई टीवी पर आती है और युगी गिलोन को चिढ़ाती है। मजाक के बीच चियाओ खेल खेल में उनके चेहरों पर थप्पड़ मारता है, जिससे युगी गुस्सा हो जाती है। वह उसे वापस मारने की कोशिश करती है और गिलोन उनके बीच फंस जाता है। सब लगन से पढ़ना जारी रखते हैं। परीक्षा से एक दिन पहले जेन दादी को रोते हुए देखता है। वे स्वीकार करती है कि उन्हें अपने गृहनगर की याद आ रही है और पूछती है कि क्या वह उन्हें वहां ले जा सकता है। जेन खुशी खुशी मान जाता है। परीक्षा के दिन सब अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मेलन अपनी मां से कहती है कि उसने फिर से अच्छा नहीं किया, लेकिन पहली बार उसकी मां उसे ढाढ़स बंधाती है और कहती है, कोई बात नहीं, जीवन में तुम जो भी करो उसे अच्छे से करना, और वहां से चली जाती है। एक लड़की मेलन के पास आती है और कहती है कि उसने भी अच्छा नहीं किया, लेकिन जीवन में कई विकल्प हैं। वह मेलन को एयर होस्टेस बनने का एक फॉर्म देती है। मेलन मुस्कुराती है। अंततः उसे अपना रास्ता मिल जाता है।
सभी दोस्त उदास बैठे हैं क्योंकि हान विदेश जा रहा है। जब कोई नहीं बोलता तो हान सबको तोहफे देने का वादा करता है। मैलन के लिए मेकअप, गिलोन को अंग्रेजी की चुनौती, योगी के लिए रनिंग शूज और दादी के लिए सुनने वाली मशीन। वह खुश होने का नाटक करता है लेकिन जाते समय रो पड़ता है। हर फ्रेंड ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है जो एक कॉल पर हमेशा हाजिर रहता है, और हान वही दोस्त था। बाद में योगी अपना रिजल्ट चेक करती है और पाती है कि उसे बहुत अच्छे अंक मिले हैं और उसे अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया है। उसके माता पिता बहुत खुश हैं। गिलोन कबूल करता है कि वह उसे पसंद करता है। वह सामान्य रूप से गले लगकर जवाब देती है, लेकिन वह साफ करता है कि वह उसे रोमांटिक रूप से पसंद करता है। फिर वह बताता है कि वह अपनी मां के साथ पढ़ने जापान जा रहा है और उससे वादा लेता है कि वह अपनी सपनों की यूनिवर्सिटी जाएगी। योगी उदास हो जाती है और पूछती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। गिलोन कोई जवाब नहीं देता और चला जाता है। योगी उनके साथ बिताए पलों को याद करके रोती है। बाद में योगी और जेन साथ मिलकर दादी की देखभाल करते हैं। उस रात जेन योगी को घर छोड़ने जाता है। अपने अलग रास्तों पर चलते हुए दोनों रोते हैं। वॉइस ओवर में पता चलता है कि योगी ने एक बार जेन से पूछा था कि वह किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। उसने कहा था कि वह यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता क्योंकि वह दादी के सब कुछ भूलने से पहले उनके साथ घूमना और यादें बनाना चाहता है। वह योगी को कॉलेज पर ध्यान देने की सलाह देता है। वे रोते हुए अलग हो जाते हैं। कुछ समय बाद योगी का यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाता है और उसे जेन का एक पत्र मिलता है। वह दादी के साथ यात्रा करने के बारे में लिखता है और कहता है कि उसे उसका क्लासमेट बनकर खुशी हुई। पत्र पढ़कर योगी फूट फूट कर रोती है। हमें पता चलता है कि हान के पिता ने जेन की आर्थिक मदद करने के लिए उसका घर खरीद लिया और उसका अच्छे से ख्याल रखने का वादा किया। आखिरी सीन में जेन दादी के साथ यात्रा कर रहा है और उन्हें बता रहा है कि वे पहले उनके गृहनगर जाएंगे और फिर दूसरी जगहों पर। दादी खुशी से मुस्कुराती हैं। नाटक समाप्त होता है।